किस किस को चाहिए कल गणेशोत्सव की छुट्टी और कौन चाहता है कि बाजार खुले रहे? ये है बड़ा सवाल आखिरी 1.5 घंटे का। जो तेजी हो रही है जबरदस्त जबरदस्त, मतलब एक मौका जो था उसके बाद बाजार जो भागे हैं अनएक्सपेक्टेड, दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए पूरे दुनिया भर के बाजारों में वही पुराना जोश लौटता हुआ दिख रहा है। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जोश भरा बाजार है अनिल जी, और आज सुबह तो आपने कह ही दिया था अब से लेकर जो अगले 10 दिन रहते हैं वो तो बाजार के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। जैसे हम त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, बाजार भी पूरे बिल्कुल। और लेकिन फ्रैंकली दीप नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया, मतलब इन माय मीन मतलब अच्छे से अच्छे मूड में भी इतना आज बढ़ जाएगा कि 350 आज ही निफ्टी ऊपर दिखेगा, ये अंदाजा नहीं था अनडाउटेडली। और बैंक निफ्टी मैं सोचा था 39,000 39,050, और निफ्टी भी मेरा मतलब 17,600 के ऊपर नहीं सोचा था फ्रेंकली। जो है वो है, उसमें क्या है। जब हम अगर गलती होना है तो तेजी की तरफ भी तो हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि मंदी की तरफ भी गलत होगी कि तेजी सोची थी मंदी होगी, और जितनी तेजी सोचे उससे ज़्यादा भी हो जाए। खैर किसी को इसमें एक चीज़ क्लियर कट है, जो मजबूती आई है वो पूरी की पूरी देखिए। जो आपको आनंद पहाड़ पर चढ़कर उसके शिखर पर जाकर झंडा फहराने का मिलता है वो और ग्राउंड पे आप करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने आज एक पहाड़ चढ़ाया, आप देखिए। और स्टीप, जो स्टीप चढ़ाई होती है ना, जिसको चढ़ने के लिए ताकत चाहिए, खराब मूड माहौल में या डाउट्स के बीच में, हेड्स ऑफ कह सकते हैं। ये बस ईश्वर की इच्छा है, और त्योहारों का समय है और अच्छे दिन जो हैं उसी वजह से आ रहे हैं। जो सुबह हम बात कर रहे थे कि गणपति के ये सारे 11 दिन अब तक का रिकॉर्ड है पिछले 12 सालों का, मजबूत रहते हैं बाजार, वही आपको दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, उससे पहले एक बार जल्दी से आपको आज की बड़ी बातें बता दें। बम्पर तेजी के साथ बाजार दिन की ऊंचाइयों पर है। 350 अंकों का दमदार उछाल, पिछली बार याद नहीं आता कब हमने निफ्टी पर देखा था। सेंसेक्स 1200 पॉइंट ऊपर है और 4 अंकों में 1000 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी 39,250 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सब जगह हरियाली है। ऑटो देख लें, रियल एस्टेट देख लें, बैंक, एनबीएफसी, ये तो हमारे फेवरेट सेक्टर हैं जो बढ़ने में हमेशा आगे रहते हैं। फिर तीसरी बार आज बोल रहा हूँ, गाड़ी आज भाई चला रहा है और अच्छे से चला रहा है, एकदम जबरदस्त, बिल्कुल ऐसा हाल है। और 0.3% मजबूत है। और यहाँ पर डॉलर के मुकाबले में रुपए में जो ताकत आई है वो भी काम की, 50 पैसा रुपया मजबूत है। खरीदारी किधर है कच्चा तेल, मुंह छुपा कर इधर उधर। ओके, और डाउ फ्यूचर्स भी हमारे बाजार को देखकर, हाँ हम यही कहेंगे हमारे बाजार के बाद डाउ बढ़ रहे हैं। आज डाउ पहले नहीं बढ़ रहा, हमारे बाजार पहले बढ़ रहे हैं। हमें देख देख कर डाउ भी दिन की ऊंचाइयों पर। यूरोप 1.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। पावेल साहब भूल गए एक दिन में ना भूले, ठीक है, सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दिया खाली फुकट। अच्छा खासा चल रहा था मामला, ये पावेल साहब के चक्कर में तो अभी तक तो 18,000 होता था अभी, है ना। इस समय तो आप 18,000 के ऊपर होने चाहिए थी। बिल्कुल, है कि नहीं? आई थिंक एक मौका देना था पावेल साहब को वापस एंट्री का। चलो, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मौका दिया जिन को लेना था। और जो कमजोर ट्रेडर्स की साफ सफाई और वो गैप शायद एक पूरा करना था, वो गैप पूरा हुआ। तैयारी 18,000 की, 18,000 तैयारी है 18,000 की। जिस स्पीड से और इसलिए कल हम बात कर रहे थे कि दीप थोड़ा सा डेटा आपको एफआईज का हल्का ढीला दिखा, लेकिन वो एफआईज का हल्का जो डेटा जब भी हमने नोटिस किया कि ग्लोबल मार्केट्स की वजह से एफआईज ने बेचा हो, इंडिया स्पेसिफिक व्यू लेकर अगर एफआईज बेचते हैं तो मामला ढीला होता है, तब आप 15,200 देखते हैं। लेकिन वो इंडिया स्पेसिफिक व्यू नहीं था, वो सिर्फ एक दिन डाउ के चक्कर में उन्होंने जो हल्का किया। एफआईज भी तो कमजोर एफआईज होती है, रोज रोज वाली, वहाँ पे कौन से साहब के सब ऐसे ही बैठे हैं कि 10 साल के लिए लेते हैं। अगर 10 साल के लिए लेते तो वॉल्यूम रोज लेने बेचने का होता कहाँ से। सो आई थिंक मेरे ख्याल से एफआईज भी जो मूड माहौल उनका तेजी का जो बना हुआ है, खरीदारी का बना हुआ है पूरे महीने, ये अगस्त के महीने, उसी को आज के फिगर दमदार आएंगे। नई सीरीज, ठीक है, उसके ऊपर से आपके डेटा सपोर्टिव हैं और वापस खरीदारी का मूड माहौल ग्लोबली बन रहा है। आज अमेरिका में भरपूर तेजी बनेगी, भरपूर तेजी बनेगी, बढ़िया हमसे इंस्पायर्ड। हाँ, अच्छी तेजी बनेगी अमेरिका में भी, लग रहा है पूरा। लेट्स सी, बचे हुए समय में कुछ बेहद इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आज की इस तेजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर होते देख रहे हैं, क्वालिटी तेजी होते देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। और थ्रू द डे आपको मौका रहेगा, किसी भी लेवल पर आपने एंटर किया प्रॉफिट में। और इसमें एक चीज और जो दीप दिख रही है इस वक्त, जहां भी बंद होंगे बाजार आज डे हाई के आसपास बंद होंगे, डे हाई के आसपास। अगले 1.5 घंटे में मजबूती रही, क्योंकि क्या है, एक हल्के बाजार में बढ़ रहे हैं, दूसरा 17,300, 17,400, 17,500, 17,600 हर लेवल पर थोड़ा तो शॉर्ट है ना, हर लेवल पे।
वो शॉर्ट कवरिंग अब आपको ज़्यादा नीचे आने नहीं देगी। और ऊपर से डाउ फ्यूचर्स का सवाल हो, अगर डाउ फ्यूचर 1000 घट सकता है तो कौन सा बड़ी बात है, 2 दिनों में 1200 पॉइंट घटे और बढ़ने में 200 ही बढ़े। अगर हम 350 बढ़ सकते हैं तो डाउ 500 क्यों नहीं बढ़ सकता आज? हो सकता है, बस इसीलिए मंदी नहीं करनी। हम नहीं तो इंस्पायर, मंदी नहीं करनी, बिल्कुल मंदी नहीं करनी है। और डेटा भी अनिल जी से समझेंगे। ये कौन है जो लिख लिख के भेजे कल की छुट्टी मत करो, हट। ऐसे मैंने तो मस्ती मस्ती में पूछा, सीरियसली ले लिया, हर बात को सीरियसली मत लिया करो मेरी। संदीप जी हैं कोई हमारे एक दर्शक है जिन्होंने ट्वीट किया कि कल की छुट्टी कैंसिल करा दो। भाई साहब मुझे ऑफिस नहीं आने देंगे ये लोग सर, बड़ी मुश्किल तो छुट्टी मिलती है। एक दिन दीप का फेवरेट मिडवीक सेशन, मिडवीक गया। आज ही मान लेते हैं मिडवीक, आज ही पूरा एक्शन इसमें आता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं खबरों वाले शेयर्स और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। थोड़ी देर में डेटा भी लेंगे अनिल जी के साथ। कुशल अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में कैश सेगमेंट से रिजल्ट्स हैं। मैकडॉल होल्डिंग्स, एमएमटीसी, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स, साथ ही ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी। आईसीआईसीआई बैंक की एजीएम भी आज होने वाली है और कल का इवेंट जो है कैश सेगमेंट से स्पाइसजेट अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी और साथ ही भारतीय बाजार बंद रहेंगे गणेश चतुर्थी के अवसर पर। और Q1 जीडीपी डेटा भारत का ये आता हुआ नजर आएगा। सुबह 11 बजे कैबिनेट सीसीए की बैठक भी संभव है, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। और दिल्ली हाईकोर्ट में जो सर्विस चार्ज मामला है उसको लेकर अगली सुनवाई भी होने वाली है। इनफैक्ट एयरलाइंस के लिए एक खबर आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर हवाई किराए पर जो रोक लगी थी वहाँ पर वो हटती हुई नजर आएगी। तो एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कैपिंग है वो हटती हुई दिख सकती है। तो एयरलाइंस के लिए अच्छी खबर होती हुई नजर आ सकती है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से रूस से यूरोप के लिए नेचुरल गैस की सप्लाई 3 दिनों के लिए बंद होंगी और साथ ही यूरोप के अगस्त महीने के सीपीआई आंकड़े भी कल के सत्र में ही आते हुए नजर आएंगे। 1 सितंबर थर्सडे यहाँ पर आईपीओ एप्लीकेशन मंजूरी के लिए फंड ब्लॉक होने ज़रूरी होगा 1 सितंबर से। और साथ ही बढ़ा चढ़ाकर जो ओवर सब्सक्रिप्शन दिखने की प्रवृत्ति है उस पर रोक लगती हुई नजर आएगी। इस वजह से ड्रीम फोक्स का आईपीओ के अलॉटमेंट डेट है और साथ ही पेपर स्टॉक्स यहाँ पर पेपर प्राइस बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, इंडिया मार्ट इंटरमेश और साथ ही पीएफसी का शेयर। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। सबसे बड़ा कल की छुट्टी। अनिल जी भी थोड़ी देर में आपको देने वाले हैं कल के 2000, पर आइए उससे पहले एक बार अरमान से ले लेते हैं आज की खबरों वाले शेयर। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी, सबसे पहले जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी CDSL, उस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि अब 1 नवंबर से हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस में जो KYC है वो ज़रूरी हो जाएगा। और इस KYC वेरिफिकेशन के लिए, इस प्रक्रिया के लिए आपको CDSL और जैसी कंपनियां हैं उन पर पूरा होगा जो इनको ये कारोबार मिल सकता है। ग्रेन्यूल्स इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि US FDA से एक दवा की अर्जी मिलती हुई दिखी है और इस दवा का जो उपयोग होता है वो डायरिया के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, जिसमें इक्विटी शेयर्स के जरिए लगभग 250 करोड़ जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है। जेनटेक, पारस डिफेंस और DCM श्रीराम पर ध्यान रखिएगा स्पेशली क्योंकि सरकार का जो ड्रोन एक्सपोर्ट नीति में बदलाव का प्रस्ताव है और इस प्रस्तावित जो बदलाव है ये 15 सितंबर से इंडस्ट्री इसको दे सकती है। और अंत में मेरे पास बहुत सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें आप संवर्धन मदरसन देखेंगे जिसमें 57 लाख शेयर्स हैं। TTML है लगभग 42 लाख शेयर्स, जोमेटो 36 लाख, CESC 17 लाख, फेडरल बैंक, NHPCO, सिटी यूनियन बैंक 10 से 15 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। तो ढेरों सौदे हुए हैं, कई सारे स्टॉक्स फोकस में भी हैं। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है तैयार और सबसे आगे जो कतार में है वो है राकेश जी, कुणाल जी। तो करते हैं शुरुआत शो की चार्ट कॉर्नर के बिगुल के साथ। गुड आफ्टरनून सर, बताएं। दीपांशु, खरीदारी की राय है और खरीदना है एयरलाइन स्टॉक यानी कि इंडिगो। अभी अभी खबर भी हमने सुनी, एयरलाइन के लिए अच्छी खबर आई है, लेकिन जो चार्ट है इंडिगो का उस पर कुछ नए डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। चार्ट पर बुलिश पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है, तो इन स्तरों पर इंडिगो में खरीदारी करके चलें। ओवर टू राकेश जी। दीपांशु, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इस पैटर्न को मिस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जो पहला टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है 2100 का, दूसरा टारगेट है 2150 का और स्टॉप लॉस लगाना है 1978 पर। 1978 का स्टॉप लॉस है। 2100 पहला टारगेट है, 2150 दूसरा टारगेट है। और दीपांशु, बिगुल चार्ट कॉर्नर का था बट पिक्स हमारी कॉम्बो हैं, तो पहला पिक तो इंडिगो हो गया,
दूसरी खरीदारी की राय है हमारी टीवीएस मोटर्स पर। टीवीएस मोटर्स पर खरीदारी की राय है। ये स्टॉक भी नए हाइस पे आया हुआ है और इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, साथ में एक ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, ऑटो सेक्टर में इससे बड़ा आउट परफॉर्मर कोई नहीं है। टीवीएस मोटर्स में रिन्यूड एक्शन देखने को मिल रहा है, मामूली सा डिप आया और वापस तेजी बन रही है। स्टॉक 4 डिजिट्स में ट्रेड करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 960 रुपए पर 960 पर रख लें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए 1035 का, 1035 का, इवेंचुअल टारगेट 1060 का। तो 1060 तक के बड़े अग्रेसिव टारगेट के लिए टीवीएस मोटर्स में खरीदारी की राय। तो 1060 तक के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर्स में करें खरीदारी, और साथ ही इंटरग्लोब, दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आ रहा है। आइए चलते हैं अनिल जी के पास और लेते हैं उनसे कल के 2000। जीएनएफसी इसका फ्यूचर खरीदने की राय है और ये 738 के आसपास है। ओके, यहाँ खरीदारी करने की राय है दीप, और खरीदना 2 वजह से है जी, इनफैक्ट 3 वजह है। पहली वजह तो ये कि धीरे धीरे यूरोप में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिनसे फ़ायदा इन केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनियों को मिलता है। हमने अमोनिया की बात की जहाँ चंबल को फ़ायदा मिला। जीएनएफसी वो कंपनी जिसको फ़ायदा मिलेगा, बासफ का प्लांट जर्मनी वाला, उसने 22-23 अगस्त को 25% प्रोडक्शन काटा था जी। अभी परसों 50%, कल और 25 काट दिया, 50% प्रोडक्शन उन्होंने कट कर दिया। और जिस लेवल पर वहाँ पर फ्यूल के दाम हो गए, अब इनके लिए वो प्लांट चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। टीडीआई का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ग्लोबली बीएसएफ है, और इंडिया में एकमात्र प्रोड्यूसर जीएनएफसी है टीडीआई का। बिल्कुल। ऑलरेडी टीडीआई के दाम यहाँ पर 700 से 150 से 159 रुपए हो गए, यानी कि लगभग 5% जीएनएफसी ने दाम बढ़ा दिए, और 5 से 8% बढ़ाने की तैयारी है, क्योंकि ग्लोबली दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो पहला कारण तो ये, और ग्लोबली भी आप देखिए 15,600 से 17,100 दाम ऑलरेडी हो गए टीडीआई के, बासफ के प्रोडक्शन रुकने की वजह से। दूसरा कारण एक और है जिसकी वजह से मैं चंबल पसंद करता हूँ बार बार। चंबल का मैंने बताया था आपको कि 12 बजट में एक भी साल ऐसा नहीं गया बजट के पहले जब चंबल ने नेगेटिव रिटर्न दिया हो। इसकी स्टडी ये है, 11 बजट की है, पिछले 11 में से 9 बजट में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया और सिर्फ 2 बजट में नेगेटिव दिया। क्लोज है चंबल। हाँ, चंबल के क्लोज है। और लेकिन इसमें एक खास बात और है जी। एक बजट में इसने प्री बजट 26% का रिटर्न भी दिया हुआ है। 26% का भी दिया हुआ है। सो इसमें ऐसा है कि रिटर्न आता है तो बड़ा आता है, चंबल में स्टडी रिटर्न आता है। तो जीएनएफसी दूसरा स्टॉक है जो आपके लिए कमाल कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी पोजिशनली भी थोड़ा लेके आप डेली लेके छोड़ दें, और टीडीआई के दाम बढ़ ही रहे हैं, ऑलरेडी 159 पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, हाँ, जो ग्लोबली टीडीआई का दाम बहुत तेजी से बढ़ाएगी, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिसकी सुबह हमने जिक्र किया, तब सुबह ही पढ़ा था मैंने। राइन रिवर करके है वहाँ पर, जर्मनी में ना, राइन, बिल्कुल, उसका वाटर लेवल वो क्या बोलते हैं जिसके नीचे आ गया, मैक्सिमम, वो शिप्स पास नहीं कर पाए, हाँ, उसके नीचे आ गया। करेक्ट। सो वो वाटर लेवल जो नीचे आने का एक और बड़ा, अब इनको जक मार के बासफ को प्रोडक्शन बंद करना ही पड़ेगा। एक तो राइन रिवर में वाटर लेवल नीचे है, और दूसरा आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है वो अनसस्टेनेबल है। सो और दाम और तेजी से बढ़ने वाले हैं। तो ये हो उससे पहले आपके लिए जीएनएफसी खरीद लेने का मौका है। मुझे लगता है 720 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 750, 755 दो छोटे टारगेट हैं, लेकिन आपको 775 और 780 के टारगेट के लिए खरीदा, 775 और 800 के टारगेट के लिए रखना चाहिए। 800 रुपये तक के टारगेट के लिए इसे होल्ड करें। ये जीएनएफसी पर मेरी राय है। और जीएनएफसी पर एक बार मैं जल्दी से चार्ट्स पर राय भी लेना चाहता हूँ। हिमांशु जी लगातार रिकमेंड करते हैं, एक बार हिमांशु जी के पास पहुंचूंगा भी मैं चार्ट्स के लिए, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। 160, 165 से लगातार हम इंडिया सीमेंट रिकमेंड कर रहे थे। इंडिया सीमेंट दिवाली का टारगेट हमारा 225 का था, 231 रुपए मैंने अभी आखिरी बार थोड़ी देर पहले देखा था, टारगेट डन। तो इसी तरह से इसको भी आप आराम से होल्ड करके रखिए, और चार्ट पर एक बार हिमांशु जी राय दीजिए। जी, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। देखिए, बिल्कुल एक अच्छी तेजी इसमें अनिल जी कुछ दिन पहले बनी थी, एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आया, और उसके बाद पिछले कुछ दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन जीएनएफसी में आते हुए नजर आई, जहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 710, 712 रुपए का, उसको इसने अच्छे से वहां पर शॉर्ट टर्म में एक बेस फॉर्मेशन बनाते हुए यहाँ पर जीएनएफसी में देखने को मिला है। मेरा ऐसा मानना है अनिल जी कि जैसे ही ये स्टॉक 750 के ऊपर टिकना शुरू होगा, 750 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन करना शुरू करेगा, नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड यहाँ पर आते हुए नजर आ सकती है।
और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 788 रुपए का एक टारगेट है जो मुझे लगता है कि आते हुए नजर आ सकता है, और मेरा मानना है कि ये शायद इसी हफ्ते थर्सडे या फ्राइडे तक ये मूव आते हुए नजर आ सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक अपसाइड की अभी शुरुआत होते हुए नजर आ रही है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है, बड़े टारगेट अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए 730-732 रुपए के नीचे के बेसिस क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ जीएनएफसी में खरीदारी की जा सकती है। ओह, जीएनएफसी पर रखिए नजर। अनिल जी की तरफ से चंबल के बाद अब यहाँ पर भी कन्विक्शन है, जैन साहब के भी रेडार पर रहा है ये काउंटर, उन्होंने भी राय दी है। फ्राइडे को दिया था, फ्राइडे को दी थी बाजार अगले हफ्ते, इस हफ्ते के लिए जैन साहब ने दिया था। वहाँ पर भी देखिए जबरदस्त मूव आपको आती हुई दिख रही है। एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का बंडर। गुड आफ्टरनून सर, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। ओबेरॉय रियल्टी में एक ब्रेकआउट आया है, 101215 का करंट भाव है, यहाँ से लेकर एक 5-7-8 रुपए के नीचे रेंज रखे 1015 1005 995 का आपका स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 106055 1055 1060 जो शायद कल के दिन में भी आ सकता है या आज और कल में आ सकता है, और दूसरा टारगेट 1100, ये पोजिशनल टारगेट है एक हफ्ते का। 1100 का पोजिशनल टारगेट, नहीं तो 1055 1060 के ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए ओबेरॉय रियल्टी पर करें खरीदारी। डेज हाई पर ये भी ट्रेड करा है, 6% ऊपर है इस समय। बड़ी मूव आपको ओबेरॉय रियल्टी पर आती हुई दिख रही है। सुमित जी भी तैयार हैं, चलते हैं सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, अभी जो स्टॉक मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 764 रुपए, 765 रुपए, और अनिल जी ने दिया उसके बाद ये स्टॉक मेरे रडार पे है। स्टॉक का नाम है यूपीएल के अंदर कल का हाई ब्रेक हो रहा है। पिछले कुछ दिनों की करेक्शन के बाद 200 डीएमए के आसपास स्टॉक घूम रहा था और अब स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। तो ये स्टॉक आज और आने वाले दिनों के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। यहाँ पे सीएमबी पे यूपीएल में खरीदारी करें, 750 रुपए का इसके अंदर नीचे में सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो यूपीएल में लेवल देखने को मिल सकते हैं 780 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। मेरे को लग रहा है कि इसका 780 रुपए का लेवल भी टूटेगा और ये रैली एक्सटेंड होगी और 790 रुपए तक के लेवल यूपीएल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो यूपीएल के अंदर यहाँ पे खरीदारी करें, 780 रुपए से लेके 790 रुपए तक के टारगेट्स के लिए 750 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। यूपीएल पर भी करें खरीदारी। तो जीएनएफसी के बाद अब यूपीएल पर कन्विक्शन आ रहा है, आपको एक एक करके दिख रहा है कि एग्रो केमिकल ही है जहां पर आपको सबसे ज्यादा एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए। वैसे तो पूरा बाजार ही बढ़िया तेजी में है, बट एग्रो केमिकल स्टॉक्स आपको अच्छी मूव में दिख रहे हैं। एग्री स्पेस से जी 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 गजब का ये पूरा यूपीएल, जीएनएफसी और सेक्शन में। हिमांशु जी के लिए भी एक बिगुल। आइए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, मुझे ऐसा लगता है कि इस लेग ऑफ अपसाइड में एक सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, वो है रियल एस्टेट का। अभी वागले जी ने ओबेरॉय रियल्टी में खरीदारी की राय दी, बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट उसमें आता हुआ नजर आया है। और इसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक है डीएलएफ, जिसको आपको मिस नहीं करना है। 388 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से 382 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। कंजर्वेटिव साइड पहला टारगेट 400 रुपए का आता हुआ नजर आ सकता है, और 400 रुपए के ऊपर दीपांशु इस स्टॉक में पंख लगते हुए नजर आएंगे। मच अवेटेड ब्रेकआउट्स रियल एस्टेट स्टॉक्स में आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। मार्क माय वर्ड्स, डीएलएफ का ओवर द वीकेंड बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री आते हुए नजर आई थी मैनेजमेंट की तरफ से। मंडे के सेशन में खराब ग्लोबल क्यूज थे, खराब इक्विटीज थी, इसके चलते ये स्टॉक कल नहीं चला, लेकिन आज यहाँ पर जो अपमूव है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आ चुकी है। पहला टारगेट 400 रुपए के लिए मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूं, लेकिन पोजीशनल तौर पर ये स्टॉक बड़े मूव दिखाने के लिए तैयार है। जी, ये जो मार्क करने की बात कही है आपने हिमांशु जी, आपके वर्ड्स को मार्क करना है, तो देखो लिखे वाले तो हमें मार्क करना आता है। हमें बताया गया था या तो अंडरलाइन कर लो पेन से, या फिर कोई वो मार्कर आता था कलर वाला। पहले तो नॉर्मल कलर का आता था, बाद में फ्लोरोसेंट कलर का आने लगा, उससे मार्क। आपने जो बोला इसको मार्क कैसे करें, प्रोसेस क्या है उसका? बहुत आसान है अनिल जी, आज के जमाने में तो सोशल मीडिया पर छोटी सी क्लिपिंग ट्विटर पे डालते हैं अनिल जी, सुपर हिट हो जाती है। वैसे ही इसकी क्लिपिंग मैं थोड़ी सी डाल दूंगा मार्क करने के लिए। वंशल जी तो बोलते हैं सोशल मीडिया पे ट्रोल होता है, आप बोल रहे हैं सुपर हिट होता है, समझ नहीं आ रहा। दोनों दिल्ली वाले अलग अलग दिशा में, एक ग्रीन एक रेड। देखो वैसे आपका मार्क करने का फॉर्मूला मैं बता दूं, जो कह रहे हैं हिमांशु जी एकदम परफेक्ट है। अच्छा,
ये डीएलएफ तेज दौड़ लगाने को तैयार है। इस स्टॉक में पूरा एक्शन, और एक्चुअली एक सेक्टर जो हम बात कर भी रहे थे दीप कि 3 सेक्टर हमने बैंक, ऑटो और सीमेंट की बात की, रियल एस्टेट भी, हालांकि उससे स्टॉक्स थोड़े से कम है, अच्छी क्वालिटी के कम है खास तौर से, इसलिए ज़्यादा रडार पे नहीं आता, बट अदरवाइज ये सेक्टर भी बढ़िया दौड़ लगाने को तैयार होता है। हिमांशु जी ने एकदम सही वक्त पर पकड़ा है डीएलएफ भी 400 रुपये के टारगेट के लिए। बंसल जी की विशेष टिप्पणी। जी बंसल जी बताइए क्या क्या गलत कहा है हिमांशु जी ने? नहीं अनिल जी, मैं आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। अनिल जी देखिए, हिमांशु जी से उम्र में बड़ा भी हूँ, तो अनिल जी मैं से भी आई हैव लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस घर में मतलब कि बेटर हाफ टीचर होती है ना, टीचर वाइफ टीचर होती है, तो वहाँ ये शब्द ज्यादा बोले जाते हैं, मार्क माय वर्ड्स। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ अनिल जी, माय वाइफ वाज आल्सो टीचर। तो ना आप एक बार हिमांशु जी से पूछिए कि भाभी जी टीचर तो नहीं है अनिल जी, तो आपको पता चल जाएगा मार्क माय वर्ड कहाँ से आया। नहीं एक मिनट, मतलब ऐसा प्रोफेशनल डिग्री के हिसाब से पूछना तो अलग बात है, बाकी तो सबके यहाँ टीचर होती है। देखो वागले साहब खुद कर रहे हैं, जो कभी हंसते नहीं है। अरे खुद वागले साहब हंसते हुए कह रहे, देखो वागले साहब के पास जाओ। हाँ वागले साहब बताइए आप। नहीं, हमारे घर में टीचर नहीं है, हमारे घर में प्रिंसिपल है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं बंसल जी का टेंस करेक्ट कर रहा था। अनिल जी ने कहा माय वाइफ वॉज अ टीचर। अनिल जी इनकी वाइफ तो अभी भी टीचर ही है अनिल जी। हाँ, कुछ तो रोजाना सिखाती है इनको। बिल्कुल, वो तो मैं वही बोल रहा था, तो सबके यहाँ किसी की प्रोफेशनल डिग्री है, किसी की नहीं है। इसमें तो जी जो व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछा गया हिमांशु जी, क्या आपकी बेटर हाफ भाभी जी मतलब जो टीचर है? तो पूरा इसके बारे में पता है, गोलमाल बिल्कुल सर। अच्छा ओके, फिर तो आपको डबल लेसन मिलते होंगे। एक तो मतलब नॉर्मल क्लासेस जो लगती है वो तो लगती है, इनकी ट्यूशन भी लगती होगी अलग से। हिमांशु ऑल द बेस्ट। आइए बढ़ते आगे, और एक और किसका बिगुल था रह गया मेरे ख्याल, किसी का, हाँ सुमित जी का, सुमित का सुपर हिट जी। जी सुमित जी। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है, 105 रुपए का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है मन्नापुरम। मन्नापुरम के अंदर एक ओवरसोल्ड लेवल से और एक साइडवेज मूव के बाद स्टॉक के अंदर एक बाइंग का मोमेंटम बन रहा है, और ये फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर एक मूव हमको देखने को भी मिल रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि मन्नापुरम अब यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ से ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 100 रुपए और 101 रुपए ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस लगाना है। और यहां से मेरे को लग रहा है कि 2-4 दिनों के अंदर मन्नापुरम के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 110 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 110 रुपए का लेवल भी टूटना चाहिए और उसके ऊपर के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलने चाहिए, जिसमें 114 रुपए तक के लेवल मन्नापुरम में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। मन्नापुरम का 106 वाला कॉल अभी सीएमपी चल रहा है 4 रुपए 80 पैसा, इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 3 रुपए 75 पैसे का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर के अंदर 7 रुपए से लेके 9 रुपए तक के टारगेट मन्नापुरम के 106 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स में 110 रुपए से लेके 114 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में मन्नापुरम में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें मन्नापुरम। ओके, तो मन्नापुरम में करें खरीदारी। यहाँ पर आप ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं, और स्पॉट की बात करें तो 110 और 114 के लेवल नितिन जी आ रहे हैं। आइए नितिन जी भी हैं हमारे साथ तैयार, और लेते हैं नितिन जी से उनकी कॉल निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरार का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर कैसे देख रहे हैं बाजार के एक्शन को? अब तो फ्राइडे का भी हाई बाजार क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए आज जो रैली बन रही है इसमें मेनली शॉर्ट कवरिंग का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कल जो गैप डाउन हुई थी उसमें काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस थी, और मार्केट में विदाउट डिप आप देखेंगे कि आज बिल्कुल डिप नहीं है, और ये स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग है। और इसके साथ साथ निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट सुबह से ही करीब 9-10%, बैंक निफ्टी में 16-17% का ओआई एडिशन है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे के लेवल पे खुलने के बाद काफी बाइंग भी हुई और शॉर्ट ट्रैप हो गए, जिसके कारण सारे स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं। और पॉसिबली हो सकता है कि हम वापस से 17,900 की तरफ भी जाएं, क्योंकि जो कॉल्स में अनवाइंडिंग दिख रही है वो एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो यहाँ से पॉसिबल है कि 17,850 से 17,900 की तरफ भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे जो मेरा ट्रेड है वो हम
ट्रेड मेरा M&M में है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी आज मूव कर चुकी है और कल छुट्टी है, तो निफ्टी में मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं इस समय। M&M की हम 1300 की कॉल ऑप्शन लेंगे। 1300 की कॉल ऑप्शन जो मुझे 49 रुपीज में मिल रही है, इसका टारगेट होगा 75 का और स्टॉप लॉस होगा इसका 30 रुपए का। इसमें 2-3 वैलिड रीजन मुझे दिख रहे हैं। एक तो ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी बाइंग है, जिसमें मारुति, टीवीएस मोटर सब जगह बाइंग आ रही है। दूसरा, M&M 1300 के ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, तो 1300 की जो कॉल्स है वहां पे अनवाइंडिंग हो रही है, पुट्स में राइटिंग हो रही है, वो भी एक वैलिड रीजन दिख रहा है। तीसरा, इसमें OI एडिशन आज 3% का है और खासतौर से ऑल टाइम हाइस के आसपास रिसेंट में ये ब्रेकआउट ले रहा है। तो ये 3-4 रीजन दिख रहे हैं जिसमें लग रहा है कि M&M करीब 1340-1350 की तरफ इस एक्सपायरी में जाना चाहिए नेक्स्ट 4-5 दिनों में। तो हम 1300 की कॉल ऑप्शन लेंगे 49 में, जिसका स्टॉप लॉस 30 होगा और टारगेट 75 होंगे। ओके, तो यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड आ रहा है नितिन जी का। M&M 1300 की कॉल खरीदे, स्टॉक 1300 के पार आपको जाते हुए भी अभी दिख रहा है और अच्छे गेन्स इस पर आपको आते हुए दिखेंगे। चोपड़ा साहब ये हमारे साथ तैयार और करते हैं उनका स्वागत। चोपड़ा साहब, गुड आफ्टरनून सर। फ्राइडे को एक्शन देखें तो वहां से बाजार में पैनिक बना हुआ था, डाउ 1000 पॉइंट गिरा, कल गैप डाउन भी हुआ। अभी अभी जो फ्राइडे का हाई है वो बाजार ने क्रॉस करा है। तो पावल साहब के बाद बाजार का ओवर रिएक्शन था या फिर ये जो मूव आ रही है ये ओवर रिएक्शन हो रहा है? निश्चित रूप से दीप, मुझे लगता है ये कोई ओवर रिएक्शन तो नहीं है। मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो भ्रांति थी कि बहुत ज़्यादा इशू होगा यूएस की इन्फ्लेशन का इंडिया की इकोनॉमी पर, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है, क्योंकि इंडिया के इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक स्तर में सीमित है और समहाउ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है। हालांकि आरबीआई के टारगेट से थोड़े सा ऊपर है, मगर किसी भी ग्रोथ इकोनॉमी में 5-6-7% का इन्फ्लेशन होना ये आम बात है और इस तरह की इन्फ्लेशन हम भारत में पहले भी देखते आए हैं, कोई नई बात नहीं है इस तरह की इन्फ्लेशन देखना। इसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप चाइनीज़ इकोनॉमी को देखें, अभी पीछे मैं देख रहा था कि पिंडुओडुओ ने बहुत अच्छे सेल्स नंबर्स पोस्ट किए हैं। पिंडुओडुओ जो है वो वहाँ का रिटेल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जहाँ पे लोग खरीदारी करते हैं, तो ब्लॉकबस्टर नंबर्स पोस्ट किए। इसका मतलब ये है कि चाइना में भी जो कहीं ना कहीं जो स्लो डाउन के फियर्स थे, इन्फ्लेशन के फियर्स थे, वो कहीं ना कहीं अब शेक ऑफ हो रहे हैं और जिस तरीके से ये नंबर्स आए हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो इन्फ्लेशन टॉप आउट हो रहा है या हो चुका है और यहाँ से हम चीज़ें अच्छी होती हुई दिखेंगी और भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा अमेरिकन इन्फ्लेशन का, क्योंकि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं वो ठीक हैं और क्रूड में यदि गिरावट होती है तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक डॉलर और रुपए की इक्वेशन है, मुझे लगता है कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखनी चाहिए, रुपया मजबूत होना चाहिए और वो सब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले जो 3-4 महीने हैं वहाँ पर जो ये कंजम्पशन मंथ्स कहलाते हैं, क्योंकि अच्छे मानसून के बाद किसानों के हाथ में अच्छा पैसा पहुँचता है, वो बुआई करते हैं, फसलें अच्छा पैसा दे के जाती हैं, फेस्टिव सीजन होता है, सबसे ज़्यादा खरीदारी 2 से 3 महीनों में भारत में देखने को मिलती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। तो मुझे लगता है इस सब का एक मिला जुला स्वरूप है, प्लस एक शॉर्ट कवरिंग जो शॉर्टर्स थे, क्योंकि वो हर मौके पे सोच रहे थे कि इसको छोड़ा ना जाए, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग भी है, प्लस एक सकारात्मक व्यू बाजार बना रहा है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। थोड़े बहुत बाउट्स आएंगे करेक्शन के, मगर ओवरऑल तेज़ी बनी रहेगी और ये संभावना है कि पिछला हाई जो है वो भी हम क्रॉस करें। अगर कोई मेजर कोई डेंट ना आए या कोई गलत खबर ना आए तो हो सकता है कि हम पुराना हाई भी हम क्रॉस करें। तो बहुत अच्छा साइन है भारतीय बाजारों के लिए जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं। मुझे पर्सनली बैंकिंग अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने वाले तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ठीक लगते हैं, रियल एस्टेट अच्छा लगता है, सीमेंट अच्छा लगता है और बैंक्स अच्छे लगते हैं, जैसे मैंने कहा। सीमेंट तो हमारे रेडार पर भी है और बैंक्स भी लगातार रेकमेंड किया है। रियल एस्टेट स्टॉक्स तो आज ज़बरदस्त तेज़ी में हैं। डीएलएफ देखिए 400 की तरफ जाने की तैयारी में दिख रहा है। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिखेगा। इनफैक्ट एक स्टॉक जहां पर आपको मूव दिख रही है और मैनेजमेंट की तरफ से ज़बरदस्त कमेंट्री भी रही है, चोपड़ा साहब से भी इस पर व्यू लेंगे, बट पहले अरमान से जानते हैं पतंजलि फूड्स जो उन्होंने आउटलुक दिया है आने वाले साल का और उसके बाद अगले 5 सालों का, क्या समझना है वहाँ से, ये जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए, ये तो काफ़ी बुलिश व्यू दे रहे हैं आगे की ग्रोथ का। एग्जैक्टली मतलब जो इनके एनालिस्ट मीट है वहाँ पे इन्होंने काफ़ी बढ़िया चीज़ें बोली हैं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो चीज़ें और जो फैक्ट निकल के आ रहे हैं। अगर आप उनको कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आता है।
एक तो FY23 में वो ये बोल रहे हैं कि जो फूड कारोबार है उससे जो इनकी टोटल आय है, FY23 की बात कर रहा हूं मैं अभी, सिर्फ 20% उनकी टोटल जो आय है वो इससे फूड कारोबार से आएगी, जो भी मौजूदा अगर आप देखेंगे तो 10% पर है। हमने ट्रेडर्स डायरी में भी जब हमने पिक लिया था तब आपको भी उस समय ये चीज बोली थी कि इनका जो फूड बिजनेस है वहां पे एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। वो 8.5 मार्जिन से अगर आप Q1 का इनका मार्जिन देखेंगे फूड बिजनेस का तो 15% पर आता हुआ दिखा है। मैनेजमेंट अभी क्या बोल रहा है कि जो हमने पहले 4-5 साल का जो हमने टारगेट दिया था कि जो फूड बिजनेस से कारोबार जो हमारा रेवेन्यू आएगा वो 22,000 करोड़ का आएगा, वो उन्होंने बढ़ा के 35,000 करोड़ कर दिया है। अब जो वो बोल रहे हैं कि आने वाले 4 या 5 साल में हम 30 से 35,000 सिर्फ फूड बिजनेस से कारोबार करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल का अगर आप देखेंगे रेवेन्यू, वहां पर भी वो बोल रहे हैं कि जो अभी मौजूदा अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 650 करोड़ का है, वहां पर वो बोल रहे हैं कि आने वाले 4 या 5 साल में 5,000 करोड़ का उससे रेवेन्यू कर देंगे। और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस है इसका तो EBITDA मार्जिन वो ये बोल रहे हैं कि लगभग 40 से 50% का है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट इसमें ये भी बोली उन्होंने कि जो एडिबल ऑयल का जो ग्रोथ हो रही है वो तो हम जो भी मार्केट रेट से उससे अगर ग्रो करेंगे ही सही, उसी के साथ साथ इनमें भी मार्जिन होना है। तो ओवरऑल सिर्फ अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं, इनका FY22 में जो इनका कुल रेवेन्यू था वो 26,000 करोड़ का था, और अगर आप टोटल इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, टोटल EBITDA था लगभग 1,500 करोड़ के आसपास का। अब वो ये बोल रहे हैं कि 35,000 करोड़ तो हम आने वाले 4-5 साल में सिर्फ फूड बिजनेस से ही कर देंगे, जिसका मार्जिन लगभग 15% का हो जाएगा। तो 4,500 करोड़ का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो सिर्फ फूड बिजनेस से ही बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये काफी बढ़िया चीजें निकलते आती हुई दिखी है। ओके, तो ये है आपके लिए पतंजलि का पूरा एक्शन आता हुआ दिखा है इस स्टॉक पर। कल की एनालिस्ट कॉल के बाद स्टॉक बेहद मजबूत। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च का। और आइए एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए किस सेक्टर पर, किन स्टॉक्स पर की है आपने रिसर्च? सर, ड्रोन सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स के ऊपर जो है बड़ी रिसर्च है और काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मच अवेटेड अगर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी थी, क्योंकि इंडस्ट्री मान रही थी, क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब सरकार खुद कह रही है इंडस्ट्री से कि आप सामने आइए और हमें सुझाव दीजिए, हम इसमें अगर कुछ अमेंडमेंट होगा तो बिल्कुल करेंगे। 15 नवंबर तक जो है यहाँ पर सुझाव इंडस्ट्री की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप देखें तो अब तक ऐसा माना जा रहा था कि क्लैरिटी नहीं थी, कुछ भी जो है अगर आप देखें तो इंडस्ट्री को समझ भी नहीं आ रहा था कि एक्सपोर्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग करें तो करें कैसे। लेकिन सरकार अब पूरी तरीके से इसके ऊपर फोकस में आती हुई नजर आ रही है। इसके चलते अब माना जा रहा है कि जो ड्रोन्स है एक्चुअली इनको दो तरीके से आप बाइफरकेट करके देख सकते हैं। एक जो नॉर्मल कमर्शियल डिलीवरी वगैरह के लिए यूज होते हैं, और दूसरा जिन्हें आप मिसाइल्स की तरफ जो या फिर हथियार की तरफ से जो है उसे भी यूज कर सकते हैं। तो जो कमर्शियल यूज के लिए होंगे इनके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इनके जो एक्सपोर्ट के लिए जो क्लियरेंसेस लगते हैं अब इसमें काफी ज्यादा आसानी होगी। और इंडस्ट्री से सरकार खुद ब खुद जो है सुझाव मांग रही है कि कैसे इसके जो एक्सपोर्ट्स हैं और साथ में जो री एक्सपोर्ट्स हैं इनको भी बढ़ावा देखने को मिले। तो सर, जो सबसे पहला स्टॉक आपकी लिस्ट में रहना चाहिए वो है DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक को काफी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इस कंपनी के काफी बड़े प्लान्स हैं। टर्की से भी इन्होंने काफी कोलैबोरेशंस कर रखे हैं और ड्रोन्स इंपोर्ट भी किए हैं। तो ना कि सिर्फ एक्सपोर्ट, जो री एक्सपोर्ट्स हैं इसराइल के साथ भी किए हैं, सर टर्की के साथ भी किए हैं। अच्छा, दोनों के साथ किए? अच्छा, ओके। ड्रोन में ये किसने? DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज। ओके। और सर इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। और पारस डिफेंस ये तीसरा स्टॉक है जो आपको अपने रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो एक सब्सिडरी है इससे तो ऑलरेडी PLI भी मिल चुका है। तो ड्रोन पॉलिसी पर अनिल जी ये जो बदलाव हुए हैं ये जबरदस्त मूव आते हुए दिख सकता है सर। ये जो ड्राफ्ट पेपर आया, इसमें जो पॉलिसी बनकर आ रही है दीप, इसमें है ना जो सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है, अभी भी जो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए आप ड्रोन बनाएंगे वहां पर तो जो रेस्ट्रिक्टेड मार्केट है, जो आप कमर्शियल पर्पस के लिए जो ड्रोन बना रहे हैं, जो छोटे ड्रोन है जिन्हें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका मिलिट्री पर्पस नहीं है, वहाँ बड़ा मार्केट खुला है। ये अगले साल ही, मतलब ये FY23, मतलब ये इसका मार्केट कम से कम $1 बिलियन का हो जाएगा हमारा, मतलब 8,000 करोड़ का मार्केट है। और 2030 तक, अगले 7 साल में ये मार्केट कम से कम 28 से 30% की ग्रोथ है। तो अगर आप वो ये स्टॉक देख रहे हो कि जो अगर आपको लगता है कि स्पेशल 25 टाइप के स्टॉक, जहाँ 5-7 साल की, मैं 25 साल की तो नहीं बोल सकता क्योंकि टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक है ना, कई सारे बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन अगले 5-7 साल की ग्रोथ तो साफ दिख रही है। ये स्टॉक अगर अगले 5-7 साल में इंडस्ट्री अगर इनकी 30% से ग्रो करेगी और स्टॉक उतना ही ग्रो करे, ज़्यादा नहीं करे, तब ये 7-7, 8-8, 10-10 गुना हो सकते हैं।
स्कोप तो है, स्कोप उतना है। Yes. मतलब 30% कंपाउंडेड ग्रोथ किसको कहते हैं? Exactly. सो और बड़ा मार्केट खुल रहा है, पूरा कमर्शियल मार्केट खुल गया। अब आप देखिए ग्रेजुअली ये होगा ही, जो डेवलप कंट्रीज में होता है कि ड्रोन से क्या क्या डिलीवरी नहीं हो रही, दवाएं जा रहे हैं, पिज्जा जा रहे हैं, सारी चीजें कर ही रहे हैं ना। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है जेनटेक के लिए। जेनटेक तो इस लिहाज से लीडर है कि ये ऑलरेडी बना ही रहे हैं। यस सर। DCM इजराइल और टर्की की कंपनी के साथ टाइप करके उनके पास टेक्नोलॉजी है, और उन्होंने शायद अब तक इसलिए बनाना शुरू नहीं किया, फैक्ट्री डाले, बायर तो होना चाहिए ना। करेक्ट सर। पॉलिसी आ गई, अब आपके पास बना के आप बेच सकते हैं, तो अब प्रोडक्शन आएगा। वैसे वर्ल्ड में लीडर्स हैं इजराइल और टर्की। हाँ, इजराइल क्योंकि हमें रियलाइज नहीं होता, बट ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे टर्की आगे बहुत आगे, जो कि बहुत आगे है। और DCM ने सबसे पहले इसके साथ अच्छा, टर्की के पहले साथ पहले तो ये है। पारस का तो खैर छोटा हिस्सा है, 10-15% है, लेकिन हो सकता है ये भी आगे बढ़ेगा। नेचुरली दूसरी और सारी डिफेंस कंपनियां वो भी आएगी, सो आई थिंक जेनटेक और इस लिहाज से ये DCM श्रीराम, हाँ, ये दोनों ही, जैन साहब है नहीं तो पूछता, जैन साहब के दोनों ही फेवरेट स्टॉक हैं। ये गजब के स्टॉक हैं, ये बड़ा एक्शन दिखा सकते हैं। आई थिंक कंपोनेंट्स वाइज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रहा है, क्योंकि आई थिंक आर्मी के लिए उन्होंने भी उसमें करा है, तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए ये है स्टॉक, जरा स्टॉक दिखाइए, एक्शन में है। तीनों के तीनों चलो 5-7% सब गजब के स्टॉक एक्शन में तीनों दिख रहे हैं। DCM श्रीराम, इसमें ध्यान रखिएगा बहुत सारे DCM। कौन सा वाला DCM है? सर DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, छोटा वाला। हाँ, छोटा वाला। हाँ, 80-90 रुपए वाला जो DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, हाँ 90 रुपए वाला वो है। और जेनटेक तो ये, जेनटेक में भी ध्यान रखना, वो जेनसार टेक्नोलॉजी भी कहीं वो मत ले लेना, IT वाला है। हाँ, वो अलग है। तो वैसा ये जेनटेक अलग स्टॉक है। तो ये है सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर आपके लिए है एक्शन। एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, तैयार है सेठी साहब, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। ओके, सेठी साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने को है तैयार। तब तक एक बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वर्णन। बताएं सर। बैंकिंग स्पेस में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। इंडसइंड बैंक ने एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है, 1100 का लेवल जो फोर्स से तोड़ा है, अभी 1110 का भाव है, यहाँ से लेकर 1105 तक बाय करे। 1100 के नीचे एक 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, तो एक 10-12 रुपए की रिस्क बनेगी। और 1150-1160 तक ये वन वे जाना चाहिए। 1150 का पहला टारगेट, 1160 का दूसरा टारगेट, जो मुझे लगता है परसों तक आना चाहिए। इंडसइंड बैंक खरीदारी करके चले, सुबह से लीडरशिप दिखा रहा है और डेज हाई पर इस समय कर रहा है ट्रेड। आइए नितिन जी के पास चलते हैं, निफ्टी के निशानबाज नितिन मोनार का। बताएं सर। पांचू, यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड की 7500 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जो 155 से 160 के बीच में मिलती है, और इसका टारगेट होगा 220 का और स्टॉप लॉस होगा 110 का। अब जैसे जो फाइनेंस कंपनीज है उसमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है, बजाज फाइनेंस ऑलरेडी 4% ऊपर है, बट इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 7000 की कॉल्स में अनवाइंडिंग हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि और शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए इसमें, और ये करीब 7450 तक जा सकता है, यानी यहाँ से 200 पॉइंट की तेजी बजाज फाइनेंस लिमिटेड में मिल सकती है। तो हम 7500 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, जो 155-160 में मिलेगी, 110 का स्टॉप लॉस होगा और 220 के टारगेट होंगे। 220 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। एक बिल्कुल जल्दी से पहले कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का, उसके बाद सेठी साहब से करेंगे मुलाकात। बताएं सेठी साहब, सॉरी बताएं कुणाल जी राकेश जी प्लीज। देखिए नहीं जी, खरीदारी की राय है और आज सवेरे से मैं और लगातार शेयर्स पर खरीदारी की राय दे है पावर ग्रिड की, जिसका चार्ट हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहां पर भी एक कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। आमतौर पर यह थोड़ा लेट मूवर रहता है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है इसमें भी आपको एक बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा। पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मूव धीरे से करता है, बट इस बार जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 8 से 10 रुपए का अप मूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो 238 238 240 के टारगेट के लिए पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय है और स्टॉप लॉस लगाना है 227 पर।
227 का स्टॉप लॉस लगाकर पावर ग्रिड में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। एक बिगुल जल्दी से वागले साहब के लिए भी, वागले का वंडर। अनिल जी, मैंने कोई बिगुल के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी। ओहो, क्या किस्मत पाई आपने वागले साहब, यहाँ पर बिगुल के लिए अनिल जी, लेकिन मैंने जी इतनी लंबी कतार लगी है, लोग लाइन में लगे और आपके पास खुद देखो बिगुल चलकर आ रहा है। जी, आपने जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, मैं उसको मिस नहीं करना चाहता। आपने गलती से दिया है, लेकिन मेरे पास एक स्टॉक अभी आया है। इरशाद और ये स्टॉक भसीन साहब का फेवरेट है, तो मुझे फंडामेंटल चेक करने की जरूरत नहीं है। जीएमआर इंफ्रा में मुझे एक ब्रेकआउट आते हुए दिखता है 35.90 36 के करंट भाव पे। मुझे 2 से 3 रुपए की मूव अगले 1 से 2 दिनों में दिखती है, और आपका स्टॉप लॉस 35 के नीचे होना चाहिए। 1 रुपए की रिस्क होगी, और 2.5 से 3 रुपए का रिवॉर्ड 38.50 39 तक की अपमूव में देख रहा हूँ 1 से 2 दिनों के टाइम फ्रेम से। ओके, तो ये है आपके लिए राय खरीदारी की जीएमआर इंफ्रा में इंडसइंड बैंक के बाद। बस थोड़ी देर में बाकी बिगुल के लिए भी मैं हिमांशु जी और सुमित जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा हूँ, नितिन जी की तरफ भी बढ़ूंगा। मैं समझ सकता हूँ हिमांशु जी का चेहरा देखा, मैंने सुमित जी का तो देख नहीं पाया, और मुझे लगा चेहरा देख के बिल्कुल आपकी भावनाएं बहुत अच्छी है। जो हिमांशु जी मन में सोच रहे हैं, इधर हम रिक्वेस्ट करके बैठे हैं बिगुल के, इनको नीचे है उनके उधर अनिल जी जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं, मतलब किधर है ध्यान, किधर है। हिमांशु जी मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं, ऐसी भावनाएं सुमित जी की भी होगी। क्यों सुमित जी? अनिल जी थी नहीं, लेकिन अभी आपने बोला था। अच्छा, तो पहले अब बिगुल हिमांशु जी का बजेगा, और उसके बाद जो भी और दूसरे आ जाएंगे वो आखिर में, अगर समय मिला तो हम सुमित जी के पास पहुंचेंगे। आइए चलते हैं, स्वागत करते हैं सेठी साहब का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है, बताइए सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज तो लंबी लंबी कतारें हैं इसके लिए, बिगुल में जाने के लिए, तो मुझे स्टॉक ही देना और टारगेट दे देना कि डिटेल्स भी बताना है? नहीं, डिटेल तो हमने आप खुद ढूंढ लेंगे, आप तो बता दो खाली स्टॉक और टारगेट। जी सर। अनिल जी, 2 स्टॉक है खरीदारी करने के लिए, कैश मार्केट के स्टॉक है, जबरदस्त तूफानी तेजी चल रही है बाजार में। ओके, बताइए। जो अनिल जी पहला स्टॉक है, एक मेटल से रिलेटेड स्टॉक है, स्टॉक का नाम है गोवा कार्बन। ये अभी 445-46 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी कैल्साइन पेट्रोलियम कोक बनाती है, और ये प्रोडक्ट एल्यूमिनियम इंडस्ट्री और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री को कैटर करने में काम आता है। कंपनी के 3 प्लांट्स है और कई सारे देशों में एक्सपोर्ट करती है, जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, ओमान, ग्रीस, फ्रांस। सॉलिड फंडामेंटल्स है। एफआई अभी ये जो जून क्वार्टर के नतीजा है, 14 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सिर्फ 0 करोड़ का पैट था, नो प्रॉफिट था पिछले साल इसी क्वार्टर में। रिटर्न ऑन इक्विटी 33%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45%। फिर एक वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। और इस तरह की जो कंपनियां हैं अनिल जी, देखिए पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक, कई बार चैनल पर रिकमेंड करता हूं, किया है। आज देखिए पिछले 2-3 दिनों की तेजी के बावजूद आज 6-7% ऊपर है। मुझे लगता है ये सब स्टॉक्स वापिस अब चलने को तैयार है, सभी मेटल स्टॉक्स। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 470 का, स्टॉप लॉस रखना है 445 का। ओके, 445 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी गोवा कार्बन। दूसरा स्टॉक सर? दूसरा स्टॉक अनिल जी आज एक न्यू एज बिजनेस है। स्टॉक का नाम है रेटगेन ट्रैवल, जो 298 के लेवल पे अभी ट्रेड करता है। ये कंपनी ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को सैस माने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, डैश मतलब डेटा एज ए सर्विस, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। होटल्स को, एयरलाइंस को, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, कार रेंटल एजेंसीज, इन सबको कैटर करती है। जबरदस्त कंपनी है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, करीबन 1450 कस्टमर्स है। 8 तो उसमें से फॉर्च्यून 500 कंपनीज है जो इनकी क्लाइंट्स है। और क्लाइंट की लिस्ट देखेंगे तो ओयो, लेमन ट्री, फिर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप, तो इस तरह की कंपनी है। और वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है नए एज बिजनेस में जो कि प्रॉफिटेबल है। इस कंपनी ने इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट डिक्लेयर किया, और अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल से 30% से ज्यादा की दर से कंपनी ग्रो कर रही है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक, जिसका आईपीओ आया था, आईपीओ को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, वहां से हाइज करे 525 के, और आज ये स्टॉक 300 के आसपास ट्रेड करता है। मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 315 का टारगेट है, 290 का स्टॉप लॉस। ओके, 315 का टारगेट, 290 का स्टॉप लॉस, रेट गेन, और साथ ही गोवा कार्बन 470 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी 2 बेहतरीन कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी।
सर पूरा सहारा है डाउ फ्यूचर्स का, हालांकि 250 पॉइंट ऊपर थे, अभी 200 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1% ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में आपको मजबूती दिखेगी, 1 से ऑलमोस्ट 1.5% तक की तेज़ी यूरोप आपको दिखा रहा है। एशिया भी ठीक था, जापान पॉजिटिव था 1%, बाकी एशिया में तेज़ी थी। चीन और हांगकांग थोड़ा गिरकर ज़रूर बंद हुए, बट हमारे बाजार डेज हाई पर ट्रेड करते हुए इनफैक्ट 17,700 पर एग्जैक्टली आपको निफ्टी इस समय आते हुए दिख रहा है। बताएं सर क्या करना है? दीप, अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखें, क्योंकि जिस लेवल पर आप हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है 17,700। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता दूं, क्योंकि 17,700 के ऊपर अगर आप 3 बजे के पहले निकल कर रुक जाते हैं तो और तेजी बनाएंगे, तब आपका इमीडिएट टारगेट 17,750 से 17,775 का आज ही के लिए होगा। अगर आज 3 बजे के पहले आप 17,700 के पार निकल कर टिक जाते हैं। मैं आपको 2 बजे भी यही बता रहा था कि आज दिन के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ आप बढ़ेंगे और वहाँ बंद होंगे। उसकी वजह है कि शॉर्ट्स काफ़ी हैं। 17,650 आप पार कर चुके हैं। कुल मिलाकर 1,68,00,000 शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट है इस वक्त। और अगर आप 17,700 पार करते हैं, जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटिंग में 95 लाख शेयरों का, 95 लाख, 2,63,00,000 शेयर, यानी कि 2,60,70,00,000 शेयर आप समझिए कि कॉल राइटर्स ट्रैप है। तो गिरने ही नहीं देंगे, गिरने देंगे। ऊपर से डाउ फ्यूचर 200 ऊपर है आपका, जो आज अमेरिका में मजबूती। ठीक यही है कि खाली एक ही चीज़ होती है कि लॉन्ग साइड पे आपको रिस्क ये होती है कि भाई 2 दिन के बाद, मतलब 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद आना है। बट बहुत मजबूती से पहली चीज़ तो है कि आज अगर गलती से वापस मार्केट आपको 17,625 650 के आसपास दिखे आखिरी 1 घंटे में, पौन घंटे में, पौनी घंटा में, तो आपको अपनी शॉर्ट काटनी चाहिए, क्योंकि आप क्लोज आज 17,600 के ऊपर होंगे। मेरी क्लोजिंग के जो स्टॉप लॉस था 17,600 था, राइट। 17,600 के ऊपर क्लोज में आपको स्टॉप लॉस काट लेना है। इंट्राडे वाला स्टॉप लॉस इसीलिए हमने छोटा रखा था कि आप 17,000 जो शॉर्ट पोजीशन में जो था 17,425 का। अब आप सोचो, अगर आपने 17,425 पे स्टॉप लॉस लगा लिया होता, कितने पॉइंट बचे? पूरे 300। ये स्टॉप लॉस का कमाल है। एग्जैक्टली। और 17,600 आपका क्लोजिंग, अगर आज 17,600 के ऊपर बन रहा तो आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्टॉप लॉस क्या था, सोचो आप जरा, क्या था? 38,550 लगाया तो कितने बचते? 800 पॉइंट, 900 पॉइंट, 800 पॉइंट। इसलिए स्टॉप लॉस बोलता हूँ। आप लोगों को लगता है मजा आता होगा हमको स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने में, बोलते हैं ट्रिगर हो गया। ट्रिगर 1 बार होगा, 2 बार होगा, कोई बात नहीं है, छोटे लॉस में बच जाओगे। अगर समझो आपने आज समझो 38,550 पे नहीं काटा, अब ये तो 39,500 हो रहा है, 1000 पॉइंट में आपके 5 स्टॉप लॉस निपट जाते। 5 बार आप ट्रेड करने की ताकत रखते। करेक्ट। 4 बार रखते, 3 बार रखते ना। तो इसलिए स्टॉप लॉस, और आज स्पेसिफिकली इसलिए छोटा दिया, नहीं तो मैं इतना छोटा स्टॉप लॉस देता हूँ क्या? नहीं, स्पेशली जब इस तरह का वोलेटाइल मार्केट हो, क्योंकि अपने को समझ में आ रहा है कि घूमेगा तो जोर से घूमेगा, और इसलिए आपको छोटा रखना है। तो अब आप, और क्लोजिंग वाला भी 38,700 है, तो आपके दोनों स्टॉप लॉस तो आई थिंक ठीक है। लॉन्ग करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। थोड़ा नीचे मिले किसी भी लेवल से 50-75 पॉइंट निफ्टी पर, 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी पर, तो वहाँ एंटर करें। बट शॉर्ट आपको नहीं रखनी। इस मार्केट में क्लियर कट संकेत दिख रहा है आपको, एकदम जिस तरह की क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। सो ये बनाए रखें। सो और अगर 17,700 3 बजे तक, और बैंक निफ्टी पे वो लेवल 39,550 है दीप, यानी कि बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की जगह और है 39,550 तक की जगह है, 150 पॉइंट की। और निफ्टी में अगर 17,700 पार करते हैं तो 17,750 से 17,775 में वहाँ पर जाकर आप आज के लिए रुक जाएंगी। ये ऐसा है। ठीक है सर। चलिए, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन राय बाजार पर अनिल जी की तरफ से। भसीन साहब कर लेते हैं स्वागत। बिल्कुल, 2:45 बज रहे हैं, करते हैं भसीन साहब का स्वागत। भसीन के हसीन शेयर्स। बताएं सर। हेलो, गुड आफ्टरनून भसीन साहब, बताएं सर आपका अपडेट और ऑफ कोर्स नया नजरिया बाजार में। गुड आफ्टरनून दीपांशु, पहले तो ये कहिए कि कल क्या हुआ? अनिल जी। हाँ जी। 350 पॉइंट नीचे और खड़े होके बोल दिया कि मार्केट घूम जाएगी। घूम गई है ना घूमी? घूमी है। इसको घूमना नहीं बोलते हैं भसीन साहब, इसको तो कूदना और उछलना बोलते हैं। शानदार, बेहतरीन। शानदार सर, इसे कहते हैं कि आप अगर वीकेंड पे ट्रैवल करोगे, देखोगे क्या हो रहा है मुंबई और दिल्ली और कलकत्ता के बाहर, तो आपको पता लगेगा कितने लोग वेट कर रहे हैं। आपको सही फरमाया ना मैंने। और अभी तो सर अगले हफ्ते 8 तारीख की आपकी पक्की हो गई चाय की मीटिंग सुबह मुंबई में 18,000 के ऊपर। और 8 तारीख
8 तारीख, उससे पहले हो नहीं, गई तो पता नहीं, मेरी टिकट बुक पे 8 तारीख की। हाँ, टिकट 18,000 के लिए 8 तारीख तक इंतजार नहीं करेंगे हम। जो स्पीड से बढ़ रहा है, ये तो लगता है कि पता नहीं चल रहा है इसी हफ्ते हो गया, बट आप कभी भी आए सर, बहुत स्वागत है। जो इंग्लिश चैनल 16,500 का टारगेट दे रहे थे, कहाँ गए? सर देखो, ऐसा है, सबकी जरूरत अरे है। जी, ऐसा है, जब बोलता हूँ तो ठोक के बोलता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर को कैसे कमाओ के दोगे, इन्वेस्टर कैसे पार्टिसिपेट करेगा? 14,500-15 हजार पे आपने कह दिया सारी दुनिया बंद हो गई, पुतिन आ गया, रशिया आ गया, बॉन्ड आ गया। अरे इतना एक्सपर्ट मत बनाओ उसे, उसको जब भाव मिलता है तो अनिल जी, भाव भगवान छे। लेकिन सबके लेकिन भसीन साहब, सबकी जरूरत है, सब खरीदने लगेंगे तो बेचेगा कौन? कुछ बेचने वाले भी चाहिए। बेचने वाले बड़े गधे हैं, बहुत सारे गधे हैं, आपको क्या बताऊं। अब मैं मुंह नहीं खोलना चाहता, मेरा जुबान पे वो है, बाहर वाले बहुत बैठे हैं जो अपना पैसा यहाँ देना चाहते हैं। नहीं, हमारे साथ तो आप हैं, बहुत ही बढ़िया। बताएं सर, अब एक बार पहले अपडेट्स दें, फिर मैं लेता हूँ आपसे फ्रेश कॉल्स जी। सर, कल आपको इंडसइंड दिया था, आज का टॉप गेनर है 5%, आप 1058। गोदरेज प्रॉपर्टी, अल्ट्राटेक सीमेंट और मेरे दोनों फेवरेट HDFC बैंक, जुबिलेंट फूड, बॉश, DLF, GMR, लिस्ट इज एंडलेस। अगर आपने लिया ही फियर तो आपने पैसा कमाया। अब 2 नहीं 3 आइडियाज हैं, तीनों में आपको वैल्यू भी बता रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कि जो मैं ट्रिप करता हूं मैं उसमें ऑब्जर्व करता हूं क्या हो रहा है, इसलिए आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर। देखिए अनिल जी, सारा ओडिशा इज अंडर द पावर इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू टाटा पावर। अगर आप ट्रैवल करें तो झारसुगुड़ा इज 1.5 आवर्स फ्रॉम राउरकेला, एंड ऑन द अदर साइड इज रायगढ़ वेयर जे जिंदल। सारा टाटा पावर के नीचे है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे अंदर सप्लाई, एंड आई कैनॉट टेल यू कि किस तरह से वहां पे चेंज है। देयर सेड देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज एंड टाटा पावर इज नाउ रीचिंग ईच होम। तो टाटा पावर अगेन इज वन ऑफ द क्वालिटी स्टॉक्स विच यू मस्ट ओन। अब आप 220 पे लीजिए या 230, आई डोंट नो, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए क्योंकि इसका भाव मेरे को 300 से कम नहीं दिखता। तो टाटा पावर इज माय टॉप पिक फॉर अ टारगेट ऑफ 245, स्टॉप लॉस ऑफ 232। सेकेंड अनिल जी, आज फिर देखिए TTML का मार्केट में 20% सर्किट है। TTML की मार्केट कैप हो गई 22,000 करोड़। वोडाफोन की 28,000 है, विच हैज बिड 20,000 करोड़ फॉर 5G एंड सो ऑन। And Reliance is saying we will make a 5 lakh crore investment in. How can Vodafone be at 28,000 crore? I don't know. So I think the risk reward of Vodafone at 9 rupees is far greater than any stock. At least 12 rupees is coming. So the risk reward is yours. Obviously ये speculative है या नहीं है, ये आपको देखना है, मगर आप तुलना कीजिए जो मार्केट कैप है, मैं उसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से फेयर वैल्यू ऑफ 12 रुपीज। थर्ड पिक, the second largest power lender which is in the best of shape, और अभी उसमें 2.25 रुपए डिविडेंड है। डोंट वेस्ट योर टाइम, PFC खरीदिए। मेरे को 140 का भाव दिखता है इन PFC, 119 रुपए का भाव है, 2.25 रुपए डिविडेंड है, और इसमें स्टॉप लॉस है 114 रुपए का। आओ 114 का स्टॉप लॉस, 119 का स्टॉप लॉस और 140 तक के टारगेट के लिए PFC में करें खरीदारी। तो 2 पावर स्टॉक्स है भसीन साहब के रडार पर, टाटा पावर और PFC जो पावर फाइनेंस कंपनी है, और आइडिया एक और खरीदने की राय। टाटा टेली महाराष्ट्र आज 20% ऊपर। सुबह से कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई थी इसमें सुबह। अच्छा, और टाटा कम्युनिकेशन और तेजस नेटवर्क, ये सारे टेलीकॉम से रिलेटेड स्टॉक्स, एक बार जरा इन पे भी नजर डाली जाए, इनका क्या हाल है। ये भी बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। एक और स्पेस बड़ी मजबूत नजर आ रही है, ओहो, यहाँ पर भी नजर डालते हैं, लेकिन वो मैं लेके आता हूँ। उससे पहले एक बार जल्दी से बिगुल हिमांशु जी के लिए और सुमित जी के लिए, दोनों कतार में हैं। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि पहले सुमित जी को सबसे लास्ट में रखूंगा, लेकिन क्या करें, नियम से बंधे हुए। सुमित जी की रिक्वेस्ट पहले थी, आगे है, तो इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, दिल पर पत्थर के बिगुल सुमित के सुपर हिट का। जी सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी बिल्कुल के लिए जी। अनिल जी, जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है, बहुत दिनों के बाद मैं ये स्टॉक को दे रहा हूँ, और एफ&ओ से बाहर निकलने के बाद आज ये पहली बार शायद पिक होगा। स्टॉक का भाव है 34 रुपए 10 पैसा। स्टॉक का नाम है NBCC। NBCC के अंदर मोमेंटम बन रहा है अनिल जी। NBCC मेरे को लग रहा है आने वाले दिनों में 10 से 20% का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा, और उसके ऊपर का मूव भी देखने को मिलेगा। जब से ये एफ&ओ में गया था, ये स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा था,
और एक करेक्शन और एक साइडवेज मूव में चला गया था। अब ये स्टॉक में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें 33 रुपए 32 रुपए 80 पैसे, ये स्टॉक का नीचे में इमीडिएट सपोर्ट है, तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है। 33 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 37.5 रुपए से लेके 40 रुपए तक के लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में एनबीसीसी में देखने को मिलेंगे। इसका रिसेंट का स्विंग हाई 36 रुपए के पास है, जैसे ही 36 रुपए का लेवल तोड़ेगा तो 37.5 से 40 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। खरीदारी करें 33 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 37.5 से 40 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए एनबीसीसी में खरीदारी करने का है। जल्दी से एक बिगुल हिमांशु जी के लिए भी, और उसके बाद चोपड़ा साहब के पास भी पहुंचेंगे। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, खरीदने का एक स्टॉक है जो रडार में है। ऑफ कोर्स खरीदारी के ही आइडियाज आज नजर में आ रहे हैं। अनिल जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट्स थे वो कवर करने का टाइम है अगर कोई भी डिप मिलती है, तो ऐसा ही एक स्टॉक है जिसमें शॉर्ट जो अगर थे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल करंट लेवल्स हैं जहां पर उनको कवर कर लेना चाहिए, और स्टॉक का नाम है पॉलीकैब। अनिल जी, 2450 2455 के ऊपर टेक्निकल चार्ट्स पर मल्टीपल रेजिस्टेंस प्लेस थे जहां पर बेसिकली एक मल्टीपल शॉर्ट टर्म में टॉप बनने की कोशिश कर रही थी, होते हुए नजर आ रही थी। लेकिन स्टॉक जैसे ही आज इसके ऊपर निकला है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है, और ना केवल फ्रेश खरीदारी बल्कि शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर काफी हद तक स्टॉक को ऊपर ले जाने का पोटेंशियल रखती है। तो करंट लेवल्स लगभग 2465 रुपए के आसपास के हैं। यहाँ पर पॉलीकैब में खरीदारी करके चलेंगे। पहला टारगेट रहेगा 2530 रुपए का, दूसरा टारगेट 2560 रुपए का, और ये मुझे लगता है अनिल जी ये टारगेट हो सकता है आज के बचे हुए आधे घंटे में ही आते हुए नजर आए। जिस तरह से ये टेक्निकल ब्रेकआउट का फेल्ड पैटर्न के ऊपर का ब्रेकआउट यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है 2444 रुपए का। पॉलीकैब में खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो ये है आपके लिए पॉलीकैब पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही। यहाँ पर भी अगर शॉर्ट है तो बिल्कुल ना रहे, गलती ना करें शॉर्ट रहने की, ये कह रहे हैं हिमांशु जी। 2444 का स्टॉप लॉस लगा कर खरीदें 2530 और 2560 के टारगेट के लिए। थोड़ा ज्यादा डीप हो गया थिंक स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर दें या फिर टारगेट बढ़ा दें। हिमांशु जी दोनों में से क्या पसंद करेंगे? दोनों ही काम कर देते हैं। पहला काम स्टॉप लॉस करते हैं 2455 रुपए का, जो कि 10 रुपए बढ़ा दिया अनिल जी। टारगेट 2560 रुपए का पहला रखेंगे और 2600 रुपए का दूसरा टारगेट रखेंगे अनिल जी। काफी तेज मूवमेंट, शॉर्ट कवरिंग मुझे लगता है शुरू हो चुकी है, और अभी भी यहाँ से 50 से 60 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। 200 का 200 पे ही है, उल्टा थोड़ा कमी आया, लेकिन हमारे बाजार 17,700 के पार दिन के हाई पॉइंट पर बंद होंगे। ये हम नहीं, डेटा कह रहे हैं। डेटा में साफ दिख रहा है दिन के हाई पॉइंट पर बंद होंगे। 3 बजे के पहले 17,700 के पार जो निकलना है वो भी निकलता हुआ दिख रहा है। एक और स्पेस, एक और सेक्टर है जो बड़ा बज कर रहा है जी। डाउ फ्यूचर्स नहीं जा रहा है ऊपर, बट कुछ नीचे आ रहा है जो सहारा दे रहा है। कुछ नीचे आ रहा, कच्चा तेल। कच्चा तेल, हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। 2% नीचे सर। 106 वाला 103 की तरफ बढ़ रहा है कच्चा तेल। वेरी गुड, नाइस, समझ गया ये। चलिए, तो एक और अच्छी खबर कच्चे तेल से आती दिख रही है। एक सेक्टर दीप जो है ना बड़ा मजबूत दिख रहा है। जरा ज्वेलरी स्टॉक्स पर राय ली जाए एक बार चोपड़ा साहब से। आज सारे के सारे ज्वेलरी स्टॉक, टाइटन देखिए सुबह आज टाइटन किसने दिया? किरण जी, वाह क्या बात है, किरण का कमाल। टाइटन था आज उनका विघ्नहर्ता शेयर के तौर पर। ओहो, 100 रुपये ऊपर है उनके दाम से। टाइटन बढ़ा है। कल्याण ज्वेलर्स मैंने देखा था, कल्याण ज्वेलर्स में 8-10% की तेजी थी। कल्याण ज्वेलर्स दिखाइए कितना है, अब कितना है? 5-6%, शायद 6%। एक और स्टॉक जहां आज हमने न्यूज पर यूज में हमने बातचीत की, राधिका ज्वेल टेक 12%, ये स्टॉक भी ऊपर है, गजब का। वही हम जो बात कर रहे हैं वैल्यूएशन, तो ये छोटी कंपनी में यही कि जब रडार पे आती है तब आती है तो फिर लोगों के रडार पे आती है। ये स्टॉक आप देखिए करीबन 12-13% ये मजबूत हो चुका है। ये स्पेस भी एक और है जहां पर अच्छा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। चोपड़ा साहब, ज्वेलरी स्टॉक्स पर आपकी राय चाहिए। जी, मुझे लगता है कि ज्वेलरी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बननी चाहिए। 2-3 बुनियादी कारण हैं। गोल्ड सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं या तो स्टेबल हैं या नीचे ही गिरे हैं पिछले काफ़ी समय में, और कोई खास मूवमेंट 2022 में हमने गोल्ड सिल्वर में नहीं देखी। मैं अभी देख रहा था सिल्वर तो शायद 2022 के निचले स्तर पे 52 वीक लो पे है, और गोल्ड भी ने भी कोई एक्शन नहीं दिखाया है। आगे आने वाला जो है वो मैरिज सीजन है, फेस्टिव सीजन है। मुझे लगता है कि अच्छा जाना चाहिए। जो गोल्ड सिल्वर की कंपनीज हैं, खास करके टाइटन मेरी पहली पसंदीदा पिक है। तो टाटास पे वैसे ही मैं काफ़ी बुलिश रहता हूँ, टाटा कंपनीज पे। तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर का जो नॉन मूवमेंट या कोई रिस्पांस ना देना
वो है, तो उसके चलते हुए मुझे लगता है कि ज्वेलरी स्टॉक्स अच्छा करेंगे और इस बार सेल्स अच्छे क्लॉक होने चाहिए। इनके पास पुरानी इन्वेंट्रीज पड़ी होती हैं और अगर नई इन्वेंट्रीज भी ये एक्वायर कर रहे हैं तो आने वाले समय में हो सकता है गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी तेजी देखने को मिले, मगर अभी सप्रेस्ड प्राइसेस हैं और आने वाला सीजन मुझे लगता है अगली तिमाही बहुत अच्छी जानी चाहिए। बिल्कुल, तो अगली तिमाही अच्छी जानी चाहिए कंजम्पशन से जुड़े काउंटर्स के लिए, स्पेशली ज्वेलरी स्टॉक्स पर रखी नजर। आज तो सारे आपको एक्शन में दिख रहे हैं। एक्शन में है पूरा का पूरा ऑटो स्पेस और ऑफ कोर्स मंथ एंड है, यानी कि अब ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आने रहे हैं। अगस्त के महीने में कैसी रही है ऑटो बिक्री, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या है अनुमान? अनुमान काफ़ी बेहतर साइड पर है, खासकर अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स को देखें तो इस बारी भी ये बाजी मारते हुए नजर आएंगे। सालाना आधार पर दमदार तेजी की एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी आप देखिए ऑलमोस्ट 3% तक की तेजी आज दिखाता हुआ नजर आया है, और क्यों ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 32% की सालाना ग्रोथ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1,73,000 यूनिट्स कंपनी अगस्त महीने में बेचती हुई नजर आएगी। यही नहीं, M&M भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। पिछले साल 30,585 यूनिट्स बेचे थे, इस बारी 56,500 यूनिट्स की हमारी उम्मीद है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स भी आप देखिए 70% की ग्रोथ के साथ डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स लगातार मंथ ऑन मंथ बेहतरीन आउट परफॉर्मर बनकर निकल कर आ रहा है, और इस बारी भी यही एक्सपेक्टेशन है टाटा मोटर्स से। जहां तक टू व्हीलर स्पेस की बात है, मिला जुला प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, बट रिलेटिवली जो सबसे बड़े आउट परफॉर्मर्स रह सकते हैं वो एक आइशर की रॉयल एनफील्ड है और साथ साथ टीवीएस मोटर्स है। आइशर मोटर्स में स्पेसिफिकली रॉयल एनफील्ड बिक्री में लगभग 53% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। 70,000 यूनिट्स कंपनी बेचती हुई नजर आ सकती है, और टीवीएस मोटर्स में भी 12 से 13% की ग्रोथ है। हालांकि जो मास स्केल प्रोडक्ट्स या आप कह सकते हैं मॉडल्स बनाते हैं, हीरो मोटोकॉर्प करीबन 6% की ग्रोथ है, बट बजाज ऑटो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, करीबन 3 से 5% की गिरावट हमें सालाना दर पर देखने को मिल सकती है। कमर्शियल व्हीकल्स में आइशर मोटर्स अगेन और साथ ही अशोक लेलैंड दोनों आउट परफॉर्म कर सकते हैं। 27 से 46% की ग्रोथ सालाना दर पर एक्सपेक्टेड है। टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है, रिलेटिवली 7% की ग्रोथ के साथ। और अंत में ट्रैक्टर्स, यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्टेड है, 3 से 8% की गिरावट एस्कॉर्ट्स और M&M ट्रैक्टर बिक्री में हम देख पाएंगे। बट लार्जली पैसेंजर व्हीकल्स और साथ साथ कमर्शियल व्हीकल्स ये आउट परफॉर्मर रहेंगे इस बार। पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स दोनों की ही आपको आउट परफॉर्मेंस दिखने वाली है। मारुति पर तो हमारी नज़र है ही, साथ ही नज़र रखिए टाटा मोटर्स पर। अशोक लेलैंड भी आपके रेडार पर रहना चाहिए, और M&M ऑफ कोर्स ये स्टॉक तो लाइफ हाई पर ट्रेड कर ही रहा है। तो ऑटो स्टॉक्स बढ़िया एक्शन, ऑटो सेल्स यहाँ से भी आपको अच्छा ट्रैक्शन आना चाहिए। चोपड़ा साहब, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ऑटो बिक्री के आंकड़ों को लेकर सर, और आगे का आउटलुक? अब तो फेस्टिव सेल्स भी शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आने वाला जो सीजन है बहुत अच्छा रहना चाहिए, और जो मेरी पसंदीदा पिक है, मैं पहले भी बोलता आया हूँ, टाटा मोटर्स जो भारत का टेस्ला होगा। चाइना में मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब बॉटम आउट हो रहा है, और टाटा मोटर्स खास करके मुझे लगता है क्योंकि उसकी करीब 27-28% जो सेल्स है वो चाइना से है, और यूएस में भी काफ़ी अच्छा ये अपना माल बेचते हैं। तो ये संभावना है कि टाटा मोटर्स बहुत अच्छा करेगा आने वाला फेस्टिव सीजन। जाहिर बात है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि सबसे ज़्यादा खरीदारी इसी सीजन में होती है, इन 3 महीनों में, और इसके लिए तैयारियां करती हैं कंपनीज, नए लॉन्चेस करती हैं और इन्वेंट्रीज बना के रखती हैं। तो मुझे लगता है कि ऑटो अच्छा करना चाहिए, और टू व्हीलर्स में हीरो और बजाज दोनों बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप 4 व्हीलर्स में पूछें तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स अग्रणी होगा, और ईवी क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ये, और आने वाले समय मुझे लगता है कि JLR के भी बहुत अच्छे मॉडल्स निकालेंगे ग्लोबली। तो टाटा मोटर्स पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ, और काफ़ी तेज़ी देख चुके हैं हम ऑलरेडी मारुति जैसी कंपनीज में, मगर मुझे लगता है टाटा मोटर्स हैज़ टू कैच अप अ लॉट। तो काफ़ी कैचअप बाकी है टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स DVR दोनों ही अच्छे हैं, जो फ्यूचर्स में भी अगर ले सकते हैं लंबी अवधि के लिए तो वो भी रोल ओवर करके इसको रख सकते हैं। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले 1 साल में। पहले फ्यूचर्स में भी लेकर आप चाहें तो लेकर रोल ओवर कर लिए, वरना डिलीवरी तो आप ले ही सकते हैं टाटा मोटर्स की, गाड़ी की भी और स्टॉक की भी, अगर आप चाहें तो। गाड़ी की मिलती नहीं है सर डिलीवरी जल्दी से, बहुत वेटिंग बहुत है। स्टॉक ही ले ले फिर। सर ले बिल्कुल लेना चाहिए सर, स्टॉक लेना चाहिए, हर गिरावट में लेना चाहिए अनिल जी। और गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, टाटा की लेनी हो तो? सर अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे लग रहा है JLR से नीचे आप क्या लेंगे? मैं तो गिफ्ट लेता हूं, आप सोच समझ के बोलो। JLR मैं सोच समझ के बोला है अनिल जी कि JLR के जिसकी मॉडल को आप पसंद करें, जो भी रंग पसंद करें, आपको लेना चाहिए। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मैं तो गिफ्ट लेता हूँ, इसलिए आप सोच समझ के रिकमेंड कीजिए। अच्छा बंसल जी कुछ राय दे रहे हैं जी। बंसल जी
देखिए अनिल जी, मैं गिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अनिल जी देखिए, आपको सूट करेगी वो JLR का एक बड़ा हाथी वाला वर्जन है 2.4 2.5 CR का। और बाकी जो अनिल जी आपके अगल बगल बैठे हुए हैं उनको रेंज रोवर अनिल जी जो 80 लाख वाला है वो सूट करेगा। अब अनिल जी आप सिर्फ बोल रहे हैं गिफ्ट लेते हैं, गिफ्ट देने वालों की लाइन लगी हुई है, आप किसी से गिफ्ट लेते नहीं है। तो अनिल जी मेरी तो कैपेसिटी से बाहर है आपको ये रेंज रोवर गिफ्ट देना। ओवर टू यू कुणाल जी। कुणाल जी का तो पोर्टफोलियो में, अगर कुणाल जी के पोर्टफोलियो में 68 स्टॉक है, एक बेचेंगे तो मेरे आ जाएगा गिफ्ट। अनिल जी मेरी भी रेंज रोवर लिख लीजिए अनिल जी, जहां से भी गिफ्ट मिल रहे हो अनिल जी रेंज रोवर मेरी भी लिख लीजिए। अच्छा बाय द वे, आपने मेरी साइज के हिसाब से बोला, अगर मेरी साइज के हिसाब से आप कौन सी गाड़ी बोली? सबसे विशाल JLR की कोई विशाल का। अगर आपको बग्गा साहब को और भसीन साहब को गिफ्ट करनी पड़ जाए तो क्या ट्रक करोगे? टाटा का ट्रक है बंसल जी? नहीं देखिए अनिल जी, नहीं अनिल जी देखिए आपकी अनिल जी पर्सनैलिटी को सूट करता है अनिल जी। देखिए आप मतलब कि देखिए आपका जो स्टाइल है अनिल जी, मतलब कि उस हिसाब से अनिल जी सूट करता है। तो और दूसरा अनिल जी एक चीज और बोलूंगा, कुछ दिनों पहले वो कौन सी गाड़ी होती है 2 सीटर, वो लैम्बोर्गिनी अनिल जी जो बोल रहे थे, वो तो अनिल जी छोड़ो एक मिनट बंसल जी रुको, बंसल जी रुको बंसल जी एक मिनट 3:05 हो रहे हैं और 3 बजे के पहले 17,700 निकलेगा तो 17,750 से 17,775 ऐसे भाग के होगा कि आप पूछे मत। 2,63,00,000 शेयर कॉल राइटर शॉर्ट है, ये देखिए 760 डे हाइपर मार्केट और कहाँ पर पहुंचा 760। 2 बजे हम कह रहे डे हाई पर बंद होगा, देख लिया 2 बजे से देखिए क्या भाग रहा है और कैसे 3 बजे एग्जैक्टली 3 बजे पे 17,700 क्रॉस किया और 3:05 में 17,775 की तरफ बढ़ने की रहे। शॉर्ट जिसने करा है सब अटके हैं। खतरनाक मतलब शॉर्ट कवरिंग जो हुई है गजब की हो रही है शॉर्ट कवरिंग और कमाल का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ज़बरदस्त एक्शन बाजार का होते दिख रहा है और मूव भी अच्छी आ रही है। इस बीच एक खास रिसर्च लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए जुबिलेंट फूड पर, बस कुछ ही देर में वो भी आपके आने के लिए तैयार है, बट इस पर भी रखिएगा नज़र। एक आईटी का आज जो रिवाइवल आया है उस पर एक राय लेनी थी एक्सपर्ट्स के साथ कि क्या आईटी में अभी खरीदारी का मौका है बाउंस बैक में या फिर शॉर्ट कवरिंग है, तो फिर सभी चीज़ें भाग रही। इन्फोसिस सबसे आगे दिख रहा है आईटी स्टॉक्स में, एक बार इसके चार्ट पर राय लें। हिमांशु जी कैसा लगता है सर इन्फोसिस का चार्ट? दीपांशु जी देखिए वही इंतजार है कि ये जो हरी वाली आज कैंडल बनी है ये इस पर फॉलो अप आता हुआ नजर आए, क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ आईटी स्टॉक्स में इंक्लूडिंग टीसीएस इन्फोसिस खरीदारी देखने को मिली लेकिन फॉलो अप मिसिंग था। हालांकि आज के सेशन में एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था यहाँ पर 1450 रुपए के आसपास जो कल यहाँ पर लोड टेस्ट हुआ था और उसके बाद यहाँ पर खरीदारी आते हुए नजर आई है। तो चार्ट्स पर तो देखिए कंफर्मेशन तब आएगा जब ये 1550 के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। अभी ये सिर्फ एक एग्रेसिव, अगर एक एग्रेसिव बोल्ड कॉल किसी को लेनी है तो 1450 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस में खरीदारी की जा सकती है। 1550 के ऊपर अगर ये चलता है तो कंफर्मेशन आती हुई नजर आएगी। तो फॉलो अप बाइंग चाहिए, बट अक्रॉस आईटी आज आप खरीदारी देख रहे हैं। इन्फोसिस देख लीजिए, टेक महिंद्रा, टीसीएस, HCL टेक, बिरला सॉफ्ट, टाटा एलेक्सी, सारे काउंटर्स बाउंस बैक कर रहे हैं। देखते हैं आईटी बाउंस बैक सस्टेन करता है नहीं। बट जुबिलेंट फूड, यहाँ पर आपको क्या करना है? खरीदारी अबिक वाली, फेस्टिव सेल्स आ रही हैं, फेस्टिव सीजन आ रहा है, कैसी रहेगी परफॉर्मेंस कंपनी की, या फिर जो कॉस्ट का प्रेशर है उससे परेशानी बढ़ेगी? बुल वर्सेस बेयर, और आज बुल वर्सेस बेयर में हमारे साथ नुपुर और अरमान है तैयार। नुपुर, क्योंकि आप ट्रैक भी करती हैं इसको और आप इस पर बुल भी हैं, बताएं कैसे लग रहे हैं इसके तर्क? बिल्कुल कंजम्पशन स्टोरी का ये स्टॉक है। जैसे कि हमने देखा था कल गिरावट भी थी मार्केट में, लेकिन एफएमसीजी जैसे स्टॉक्स काफ़ी उछाल पे थे। वहीं से अगर क्यूएसआर की भी बात करें तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी है। इनफैक्ट अगर क्यूएसआर स्पेस में देखें तो जुबिलेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं कोविड के बाद, अब डाइनिंग से कम लोग प्रेफर करते हैं, डिलीवरी और क्विक सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस है। उसी के चलते जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स होते हैं उन्हें काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता है और ऐसे प्लेयर्स को जो मार्केट हिस्सेदारी है वहाँ पे काफ़ी बड़ी उछाल आते दिखती है। इसी के चलते जो डिलीवरी है जुबिलेंट का वो काफ़ी अच्छा है। हमने देखा है पास्ट में भी जो 30 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है जुबिलेंट का, उसकी टर्न अराउंड स्टोरी बनी थी पहले भी, और जो अब नए सीईओ आए हैं कंपनी में उनका जो फोकस है वो टेक कंपनी और टेक में जो एक्सपीरियंस रखते हैं उसके चलते सप्लाई चेन एफिशिएंसी और जो डिलीवरी एक्सपर्टीज़ है वहाँ पे काफ़ी बढ़िया होगा। फिलहाल जो मेरे साथ अरमान है वो बेयर है, लेकिन उनका जो फेवरेट है वो है जो डोमिनोज, सो आई डोंट नो। नहीं
मतलब ऐसा नहीं है, एक तो बियर रीजन का ये भी कि पोल्यूशन चल रहे हैं, वैसे भी बाहर तो खाना नहीं है। पर एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं कि आपने कंपटीशन की बात करी, कुछ ही टाइम पहले अगर आप न्यूज़ प्रीव्यूज जो हमारा हमेशा अवार्ड विनिंग वाला है, वहाँ पर सफायर फूड्स का मैनेजमेंट आया था। मैनेजमेंट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी। मैनेजमेंट ने बोला था कि पहले क्या हम ये 79 और ऐसी वाली फील्ड में थे नहीं, तो उस कारण जो कंपटीशन था वो था नहीं वहाँ पर, और वो अच्छे गेन भी कर रहे थे। पर अब देखिए उन्होंने ये चीज़ बोली कि हमने जब से लॉन्च करा है तब से हमको बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि इस स्पेस में अब हमको जो कंपटीशन पहले था ही नहीं, अब हमने क्रिएट कर दिया और डिमांड भी बहुत अच्छी मिल रही है। तो वो जो हुआ वो तो डिमांड की बात थी, वो पहले की बात है। पर अब जब इनको कंपटीशन अच्छा आ रहा है तो जो इनके पीयर्स हैं उनको बहुत ही बढ़िया बिजनेस आने वाला है। तो पता नहीं अब ये इनका जो मार्केट शेयर है वो कितना सस्टेन कर पाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे, जैसे आपने सीईओ की बात भी करी कि सीईओ उनके जो पहले जो जिन्होंने पूरा बिजनेस बनाया था, वो जो सीईओ है वो जब रिजाइन करा था तब स्टॉक में धड़ाधड़ बिकवाली आई थी। तो एक्चुअली में जिसने जो बनाया है ना वो तो यहाँ पे इनके साथ है ही नहीं, तो फिर कैसे आगे होगा। बिल्कुल, प्रदूषण तो कल ख़त्म हो रहे हो। आज सुबह जैसे ही मैंने एंट्री ली थी, अरमान ने अपनी लिस्ट तैयार रखी थी कि वो परसों क्या लेने वाला है। उसमें सबसे पहले आई गेस डोमिनोज ही था। एनीवेज, जो कंपटीशन है वो तो हर जगह होता है, लेकिन जो मार्केट है वो भी काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट जो प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स है वो भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी अपने टाइम पर जो मेन्यू होता है उसे अपग्रेड करती रहती है, उसमें रिवैम्प्स लाती रहती है। अब सिर्फ ये पिज़्ज़ा नहीं, कंपनी फोकस सिर्फ पिज़्ज़ा पे नहीं है। जो डंकिन डोनट्स है, हॉन्ग्स है, एकदम बिरयानी जैसे पोपेज है, वहाँ पर भी है। और जो नॉन डोमिनोज का जो रेवेन्यू है वहाँ पे काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो 100% से ज़्यादा होगी। रेवेन्यू में जो कंपाउंडेड ग्रोथ पिछले 3 साल में आती दिखी है वो 10% से ज़्यादा है। इनफैक्ट जो कंपनी ने जो अपने नए स्टोर्स खोलने का बोला था 250 to 300, वहाँ पे देखिए जो एवरेज स्टोर ग्रोथ है पिछले 3 साल में वो 9% से भी ज़्यादा की है। देखिए आपने नॉन जो पिज़्ज़ा वाले की बात करी और जिसकी आप एवरेज स्टोर्स की ग्रोथ की भी बात करी आपने, पर ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं जिसमें होंग्स और एकदम स्टोर्स हैं, वहाँ पर तो उन्होंने ये कह दिया है मैनेजमेंट ने कि स्टोर्स हम इसमें आगे और एडिशन नहीं करेंगे। तो आप जो नॉन बिजनेस की बात कर रहे हैं, नॉन पिज़्ज़ा बिजनेस की, तो वहाँ पर तो वो खुद ही स्टोर्स का एडिशन नहीं करना चाहते, क्योंकि कोविड के बाद से उन्होंने भी ये चीज़ कही कि जो डाइनिंग का अगर आप देखेंगे, जो डाइनिंग में जितना उनसे रेवेन्यू आ रहा है वो प्री कोविड लेवल से अभी भी काफ़ी नीचे है। तो ऑब्वियसली आप नॉन बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो उनका कोर बिजनेस है वहाँ पे कॉम्पिटिशन है। नॉन बिजनेस में उन्होंने स्टोर एडिशन बंद कर दिया। नॉन बिजनेस में स्टोर एडिशन अभी कुछ महीनों के लिए बंद है, लेकिन जो टारगेट है 250-300 का FY23 का, उस पर अभी कंपनी खड़ी है। एक्सपेंशंस अगर आते हैं तो उसमें डीलेवरेजिंग की इशू होती है, लेकिन कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो कंपनी का ROC ये देखा जाए काफ़ी सालों से तो वो 20% से ज़्यादा का है। इनफैक्ट अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें, जो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान है और जो ऑपरेटिंग मॉडल है उससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आने वाला है। इससे जो पोटेंशियल सिनर्जीज आने वाले क्वार्टर्स में वो काफ़ी अच्छी है। देखिए आपने बैलेंस शीट की बात करी और मैं चाह रहा था कि आप पहले उस पर आए। अब आपको मैं कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल्स जो वैल्यूएशन है वो बताता हूँ। P 90 का, प्राइस बाय बुक वैल्यू 10 का, EV बाय EBITDA 35 का, और एक शायद क्योंकि आप भी सीए हैं तो आप समझ पाएंगे, कंपनी ने जो फ्री कैश फ्लो करा ना FY22 में वो करा है 500 करोड़ का। फ्री कैश फ्लो मतलब आपका जो कैश फ्लो जो आपने ऑपरेशंस करा और उसके बाद जो कैपेक्स का खर्चा करा, उसके बाद आपके पास कितना पैसा बचा। मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैप है 40,000 करोड़ का। तो 40,000 मतलब आपको लगभग 75 से 80 साल लगेंगे ये सिर्फ कैश जनरेट करने के लिए, जितना आपका मार्केट कैप ऑलरेडी बन गया है। तो इस हिसाब से इतना बड़ा वैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुका है इस कंपनी का। बिल्कुल, आपने वैल्यूएशन की बात की। अगर 1 ईयर फॉरवर्ड पे देखूं तो ये जो स्टॉक है वो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे काफ़ी डिस्काउंट पे, इसीलिए शायद ब्रोकरेज हाउस से जो व्यू वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव है। सिटी ने अपना जो टारगेट है वो बढ़ा दिया, 680 का उनका टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली का भी काफ़ी अच्छा टारगेट है 650 के ऊपर का, और JP मॉर्गन ने भी अपना टारगेट बढ़ाया था 600 से 610 कर दिया। देखिए ब्रोकरेज की बात अगर आपने करी तो ब्रोकरेज में तो जेफरीज ने उनको डाउनग्रेड करा है, टारगेट 580 का दिया है। वहीं अगर मैक्वायरी की बात करेंगे तो उन्होंने भी अंडर परफॉर्म करा है, और अंडर परफॉर्म के साथ साथ उन्होंने सिर्फ 470 का टारगेट ही दिया है। तो ये आपके लिए जुबलेंट फूड बुल वर्सेस बेयर, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अरमान बेयर हैं बट प्रोडक्ट जुबलेंट फूड का ही यूज़ करते हैं। तो देखते हैं किस तरफ निकल कर आता है। चोपड़ा साहब से राय लेंगे। चोपड़ा साहब, जुबलेंट फूड बुल या बेयर? एक चीज हम सबको समझनी पड़ेगी कि ईटिंग आउट जो कल्चर है भारत में कहीं ना कहीं इनग्रेन हो चुका है। अभी पिछले 10-15 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फैमिलीज में, दोनों कपल्स वर्किंग हैं और लोग बाहर से खाना मंगा लेते हैं, बच्चे भी, आई थिंक कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है। तो उसके चलते मुझे लगता है कि कंपनी लाइक जुबलेंट फूड, जिनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं
और खास करके ऐसा समय जब लोग बाहर निकलेंगे अगले 3-4 महीने में, मुझे लगता है कि शॉपिंग करेंगे, बाहर जाएंगे, और जब बाहर जाएंगे तो कुछ खाएंगे भी, और घर पे भी लोग डिलीवरी करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा करना चाहिए। जुबिलेंट का मेरा टारगेट फिलहाल मुझे लगता है 700-750 तक जा सकता है, और अभी फिलहाल कुछ समय के लिए 3 से 6 महीने के लिए मुझे लगता है जुबिलेंट बहुत अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बुक्स पे कैश होता है और ब्रांड वैल्यूएशन होती है, तो कई बार हाई पी कंपनीज हाई पी दिखाई देती है, प्राइस टू अर्निंग हाई दिखाई देती है, मगर मुझे लगता है कि जस्टिफाई कर सकता है जुबिलेंट। और जो उसकी लीनियज है, जो उसकी जो मैनेजमेंट है वो भारतीय हैं, बहुत सॉलिड मैनेजमेंट है, और स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा काम करते हैं। भारत में ये पहले लोग थे जो इस तरीके का डिलीवरी सिस्टम लेकर आए। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके के ब्रांड्स जुबिलेंट के पास हैं, इट शुड डू गुड। यहाँ से लगभग 100 रुपये की तेजी लगती है। बहुत ही बढ़िया, 100 रुपये की तेजी यहाँ से भी जुबिलेंट फूड दिखा सकता है। खाते पीते मजे करिए, स्टॉक्स खरीदते रहिए। आइए बढ़ते आगे, और तैयार है जय ठक्कर, और जय हमारे साथ जुड़े। उससे पहले एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। श्रीमान सुमित जी बताएं सर। रुपए 256 रुपए। स्टॉक का नाम है जी एंटरटेनमेंट। इसके अंदर स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव हमको लोअर लेवल से देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से 2-4 दिनों के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। जी एंटरटेनमेंट के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 248 रुपए 250 रुपए के पास दिखाई दे रहा है। 248 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। 2 से 4 दिन का व्यू लेके इसमें यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करना है। ऊपर में जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 265 रुपए का। 265 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 270 रुपए तक के लेवल जी एंटरटेनमेंट में जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 248 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 265 और 270 ये 2 लेवल जल्दी ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो ये है जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। आपके लिए 248 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 265-270 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। सबसे पहले तो जय 38,700 वाले इन द मनी कॉल ऑप्शन के लिए बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। मतलब ये इसके लिए जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है। 430 रुपए का टारगेट दिया है। आई एम श्योर 700-800 रुपए तक वो टारगेट पहुंच चुका। कहाँ तक पहुंचा, बधाई स्वीकार करें जय पहले तो। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। अनिल जी ये लगभग 900 के उसके ऊपर भी चले गया है। तो वो जो 255 वाला कॉल है वो 900 प्लस हो गया है अनिल जी, और उसमें जबरदस्त एक जी अनिल जी 600% अप है। माय गुडनेस, टारगेट था उसका भी डबल। माय गुडनेस कॉस्ट प्राइस तो ठीक है, टारगेट का डबल। गजब, बहुत ही सुपर हिट, शानदार कॉल जय। बताइए, एक तो अपडेट दें और फिर अब फ्रेश कॉल कौन सा देना है बताइए। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी तो वहां पे तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए। जिसका भी अगर ओपन रहेगा तो उससे तो जबरदस्त एक जैकपॉट लग गया है, और जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो अच्छा ही है। अब दूसरा एक बाय रिकमेंडेशन अनिल जी मैं निफ्टी पर देना चाहूंगा, बिकॉज आज जो हिसाब से एक मूव हमें देखने मिला है, 39,200 तक का तो व्यू था ही बैंक निफ्टी पर, और उसके भी ऊपर निकला है अब। और निफ्टी आज 17,700 के ऊपर निकला है, विच क्लियरली इंडिकेट्स के यहाँ से 18,000 तक जा रहा है निफ्टी। तो 18,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद अनिल जी। 82 पर ट्रेड कर रहा है ये। 8 सितंबर की एक्सपायरी का है अनिल जी ये। सो इट्स नॉट फॉर दिस थर्सडे, पर नेक्स्ट थर्सडे, बिकॉज आज ऑलरेडी एक अच्छा मूव देखने मिला, तो वो ध्यान में रखकर मैं 8 सितंबर की एक्सपायरी का दे रहा हूं। इनकेस अगर थर्सडे फ्लैट रहा सो डेफिनेटली आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा अनिल जी, दैट वुड बी एट 28। सो इजी भी है याद रखने में। 82 पर खरीदे, 28 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो टारगेट यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं दैट इज 153, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 185। सो 153, 185 ये दो टारगेट्स के लिए आप 82 पर खरीदे। 18,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 8 सितंबर की एक्सपायरी का निफ्टी का अनिल जी। काफी हाई पॉसिबिलिटी है अभी कि यही एक शॉर्ट कवरिंग में यही एक रनअप में जो प्रीवियस रिसेंट अभी हाइस बने थे लगभग 18,000 के ही, 17,990 के करीब बने थे, वो निकल कर अनिल जी 18,000 के पार निफ्टी जाएगा। और मे बी नेक्स्ट टारगेट जो निफ्टी का निकल कर आ रहा है वो 18,200 के आसपास का है। वाह,
तो ये है आपके लिए 18,000 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। और दीप जो लेवल कैसे कर लिया सर 775 का हाई की जोन दी थी, 776 का 17 कितना है 776, हाँ 775.55 775 और 39,550 बैंक निफ्टी 150 पॉइंट की और जगह 39,606 बनाए, 39,525 अभी भी है। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज डेटा बताना चाह रहा हूँ जी। इस पूरे रनअप में जो हमने 15,200 से शुरू किया, एक लेवल आपको बताता हूँ जो बेस्ट क्लोजिंग अब तक हमें मिली है, वो मिली है 39,656 की 18 अगस्त को, और 19 अगस्त को 39,759 का लेवल बनाया। तो अपने लिए जो कंजेशन जोन है जहाँ पर फाइनल टारगेट बनता है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, वो 39,550 से 39,750, ये 200 पॉइंट की रेंज है। अब 39,750 के ऊपर जब 200 पॉइंट यहाँ से और बढ़ेगा, बड़ी और फ्रेश तेजी और बनेगी, तब तक ये बायोन डिप्स है, वहां से एक ब्रेकआउट है 39,756 के ऊपर जो 19 अगस्त का हाई आप पार करेंगे जी। पहली चीज बैंक निफ्टी में ये हो गया। निफ्टी में 17,992 का हमने हाई बनाया है, ठीक है 19 अगस्त को, और क्लोजिंग हमारी जो थी 17,956 की थी, हम आ गए 17,800 के बेहद करीब। तो यहाँ से 200 पॉइंट करीबन दोनों ही इंडेक्स में बड़े जो लेवल्स हैं, यहाँ से 200 पॉइंट निफ्टी, यहाँ से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी। और चूंकि ड्राइवर बैंक निफ्टी है बढ़ने में, बैंक निफ्टी ने अपना करेक्शन पूरा किया। अब आपको परसों जब आप वापस लौटेंगे बुधवार को, कौन सा वार रहेगा, गुरुवार को, जब गुरुवार एक्सपायरी का दिन भी होगा, तो गुरुवार को जब आएंगे तो अपने एक ही चीज ध्यान में रखें कि क्या बैंक निफ्टी 39,750 के ऊपर निकल के टिक पाता है। अगर बैंक निफ्टी ने वो ब्रेकआउट दे दिया तो निफ्टी पीछे 18,000 पार कर लेगा। राइट, ये ध्यान में रखना, क्योंकि पहले ब्रेकआउट वहां से आ रहा है, और वहां से आप ज्यादा दूर है नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर, बहुत बढ़िया मार्केट पर आ गया जी, बढ़िया है। तो चलिए, वो सबसे बढ़िया बात, सारे लेवल्स एकदम परफेक्ट। स्ट्रैटेजी भी ले लें सर एक बार, हाँ ले लो, डेटा भी समझ लेते हैं, स्ट्रैटेजी भी एक बार ले लेते हैं। बिल्कुल, आइए लेते हैं अनिल से मार्केट स्ट्रैटेजी। सवा 200 पॉइंट अनिल जी डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पे तो आप क्लोजिंग की तरफ जा ही रहे हैं, बट डाउ फ्यूचर्स भी वापस मोमेंटम में आ रहे हैं। 1.1% ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। यूरोप 1% की तेजी दिखा रहा है। कच्चा तेल और नीचे आ गया, 2.5% का कट है, कच्चा तेल और कमजोर हो गया। रुपया 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 50 पैसे आज मजबूत हुआ है। अब सारे फैक्टर्स आपके फेवर में दिख रहे हैं, और आज एफआईएस के डेटा मजबूत आएंगे। बिल्कुल दीपा, अब जहां तक फ्रेश खरीदारी का सवाल है, जाहिर सी बात है 450 पॉइंट ऊपर कौन कहेगा कि लेकर जाइए, है उसको होल्ड करिए। आप 17,500 का एक पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, अगर आपको रिस्क लगती है 17,600 का ले लीजिए। बैंक निफ्टी पे 39,000 या 39,200 का एक पुट ऑप्शन ले लीजिए, हेज करिए अगर करना चाहें तो। और अगर आप डीप इन द मनी है तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट अगर आप है तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट काट लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, समझो 2 दिन में कुछ खराब हो गया, गैप से नीचे खुल गया, आप शॉर्ट कट गए, तो आपको एक फायदा होगा उसका। क्या? अगर समझो 100-150 नीचे खुलता है निफ्टी किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल, और आपने शॉर्ट काट ली, तो उसका एक फायदा है। आप सोचिए फायदा किसी 150 नीचे खुल रहा तो मेरा तो शॉर्ट फायदा ही होगा कि आप जीरो रहेंगे, खाली रहेंगे तो ले पाएंगे। एग्जैक्टली, मौका मिलेगा। नहीं तो आप 150 पॉइंट नीचे भी खुलेगा तो आपका तो भाव आने से उल्टा आप ये सोचेंगे और रुकूंगा, वापस ऊपर आ जाएगा, शॉर्ट काटना रह जाएगा आपका। सो डिसिप्लिन के तौर पर शॉर्ट रहने में कोई समझदारी नहीं। इसीलिए आज जो स्टॉप लॉस दिया एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, ताकि लोगों को समझ में आए कि स्टॉप लॉस की अहमियत क्या है। फिर आप ये बोलेंगे इतना बड़ा मुंह आ गया, आपने तो बताया नहीं कि 500 बढ़ेगा। आज ही नहीं बताया था 500 बढ़ेगा, लेकिन ये तो बताया था कि 17,000 आपको जो स्टॉप लॉस लगाना। कहाँ गया भाई मेरा स्टॉप लॉस, हाँ शॉर्ट पोजीशन का 17,425 इंट्राडे का स्टॉप लॉस, और वहाँ से आप देख लीजिए कितना ऊपर, 350 पॉइंट। आपके 350 पॉइंट दिन में बचते हैं। चलो क्लोजिंग में तो मान ले कि आप 17,600, तो आपको क्लोजिंग तक रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन क्लोजिंग में भी 2 बजे जब 17,625 था तब हमने बोला डे हाई पर बंद होगा, जहाँ भी जाएगा आप देख लीजिए 2 बजे से 3:30 के बीच में कोई भी करेक्शन, उल्टा स्पीड बढ़ने की बढ़ी है, जबकि डाउ फ्यूचर्स इतना नहीं बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद हमारी बढ़ी। बैंक निफ्टी भी सेम है दीप, 38,550 का स्टॉप लॉस दिया, वहां से 1000 पॉइंट ऊपर है, 1000 पॉइंट इंट्राडे में। अगर आपने डिसिप्लिन रखा तो 1000 पॉइंट आपकी जेब में होते हैं। और क्लोजिंग बेसिस पे 38,700, वहां से आप देख लीजिए, वहां से भी 800-900 पॉइंट ऊपर। ये डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। अभी अब आपको अगर ये डिसिप्लिन मंडे को ध्यान में नहीं आया, सॉरी फ्राइडे को, और आज नहीं आया, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। दोनों दिन आपने देखा है रिवर्स कैसे। मंडे क्या, सॉरी हाँ कल ही मंडे, हाँ कल ही था, कल 17,150 कल ही हुआ ना, कल ही हुआ बिल्कुल, कल और आज में पूरा कवर।
पूरा Okay, कवर। तो आप ये ध्यान में रखिए कि एक दिन में किस तरह से बाजी बदलती है। एक दिन आपके नीचे के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, एक दिन ऊपर के होंगे, इसलिए लेकिन अगर आपने छोटे रखे तो दोनों दिन आप इतने बच गए कि तीसरे दिन ट्रेड ले सकते हो और दोनों दिन आपने रिवर्स में ट्रेड मार दिया, गए काम से। ये ध्यान में जी। एग्जैक्टली। चलिए, तो ये है आपके लिए अनिल जी की राय इस समय। वागले साहब। वागले साहब आइए, बिल्कुल वागले कमांडर। बताएं सर। ईटीएसटी करना है अशोक लेलैंड में 154, 80, 90 का भाव है। मुझे लगता है ये 153 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकाले, ये 160 तक जाने के लिए तैयार है। आपको परसों सुबह 158, 159, बाय एंड ऑफ द डे परसों के ही दिन में 160 के लेवल्स मिलने चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस, सॉरी बताएं दीपांशु, स्टॉप लॉस 153 का होना चाहिए, टारगेट 160। ओके, 160 का टारगेट, 153 का स्टॉप लॉस। ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आने वाले हैं और अशोक लेलैंड अच्छा लग रहा है, डेज हाई पर ये काउंटर कर रहा है ट्रेड। जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया है 39,500 के ऊपर भी, और जैसे अनिल जी ने कहा कि 750 के ऊपर तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट उसके ऊपर फिर बैंक निफ्टी में हमें देखने मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें से एसबीआई में एक अच्छा मूव हमें देखने मिल रहा है। तो एसबीआई का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे 530 के स्ट्राइक का, जो अभी करीब ट्रेड कर रहा है 17 रुपए पर, 17 पर खरीदे। 11.90 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा दीपांशु। पहला टारगेट जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है दैट इज 24 रुपए का पहला टारगेट निकल कर आ रहा है, तो 17 पे खरीदे। 11.90 इज द फर्स्ट टारगेट, इज द स्टॉप लॉस, 24 इज द फर्स्ट टारगेट एंड 29 इज द सेकंड टारगेट। सो एक अच्छा खासा मूव हमें एसबीआई में भी देखने मिल सकता है। इसमें क्लियरली कंसोलिडेशन में से, ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट भी टेक्निकली देखने मिल रहा है, और डेरिवेटिव्स डेटा अगर आप देखें तो क्लियरली इसमें एक अच्छी लॉन्ग बिल्डअप देखने मिली। थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग हुआ और फिर यहाँ पे आपको अच्छा लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में लगभग मुझे ऐसा लग रहा है 550, 560 तक के लेवल्स हमें यही रनअप में अब एसबीआई में देखने मिल सकता है, विच इज नियरली अराउंड 5% मूव फ्रॉम ईयर ऑन। के लिए एसबीआई 530 की कॉल खरीद कर जाएं, जय का भरोसा। आइए बिगुल, हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी है मेरे पास और काफी अट्रैक्टिव यहाँ पर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियोस में देखने को मिल रहा है। जय ने अभी एसबीआई में खरीदारी की राय दी, मुझे खरीदना है एसबीआई लाइफ का 1340 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि लगभग अभी 32, 32.5 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 28 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। 44 रुपए का पहला टारगेट है और 50 रुपए का दूसरा टारगेट है। दीपांशु, यहाँ पर चार्ट्स पर एक अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक में ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक में एक फिफ्थ वेव का अनफोल्ड होने की तैयारी शुरू होते हुए नजर आ रही है। इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट है। मुझे लगता है यहाँ पर 100 रुपए तक का अपमूव एसबीआई लाइफ में आने वाले 3 से 4 दिनों में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 1340 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन 50 रुपए तक होते हुए नजर आ सकती है। और दीपांशु, 3:30 के बाद जब जोड़ा मिनट आपके पास हो तो मुझे 1 मिनट सिर्फ चाहिए। मुझे अनिल जी को बधाई देनी है। हाँ, 3:30 बजे के बाद मुझे परसों 9:15 बजे तक टाइम है। जी, तो बिल्कुल हम आपके पास आते हैं 3:30 बजे के बाद। जी दीप। बट अनिल जी, एक बात की बधाई तो आपको बनती है सर, जो हम डिस्कशन कर रहे थे आज सुबह कि साल दर साल जो डेटा आपको दिखाता है कि जब भी ये गणेश चतुर्थी का पीरियड शुरू होता है, त्योहार का पीरियड होता है, तो 10 दिन के लिए बाजार अच्छी परफॉर्म करते हैं। ऑन एवरेज आपने कहा था 1 से 3% की मुंह आती ये तो आज ही आ गए पूरे रिटर्न जो 10 दिन में आते हैं, वो तो आज ही आ गए। बढ़िया, चलो गणपति बप्पा की आशीर्वाद है, कृपा है, मेहरबानी है कि आज ही हो गया काम, और इससे बढ़िया क्या चाहिए। लेकिन बहुत ही बढ़िया मोदी, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये कभी कभी ये चीज़ें काम आती है। हाँ, और कोई माने कोई ना भी माने, बिल्कुल, लेकिन देखो जब पैसा बनता सब मानते हैं, सब मानते हैं। क्या बनाना, किसी भी वजह से बनाओ, आपका बनाना वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा बना, कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको, चाहे मेरे बोलने से आए, चाहे आशु जी के, चाहे वसीम साहब के, चाहे XYZ किसी के बोलने से आए, आना चाहिए आपको। जिससे कॉन्फिडेंस आता है उससे कॉन्फिडेंस लो, जिससे एनर्जी मिलती है उससे एनर्जी लो, जिसकी राय आपको समझ में आती है उसकी लो, लेकिन लो जरूर। तो बढ़िया है, जिन्होंने समझा तो अच्छी बात है। बिल्कुल, और रिजल्ट आपके स्क्रीन के सामने 450 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी और
1300 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी पर आ रही है, 1600 पॉइंट ऊपर आपके लिए सेंसेक्स से। सारे रिकॉर्ड्स बाजार आज तोड़ते हुए। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और शानदार तेजी वाला एक्शन रहा। बजाज फिनसर्व सुबह से ही एक्टिव था, 5.5% ऊपर। बजाज फाइनेंस ने भी उसे ज्वाइन किया 5% ऊपर। तो बजाज ट्विंस ने आज बाजार को लीड किया। फिनसर्व फाइनेंस एक चीज और दीप शो खत्म होने के पहले कहना चाहता हूँ, और वो ये कि कम से कम आज जो है ना, ये मैंने ट्वीट किया, जो मैंने बोला था भाई कि कौन आप में से कितने लोग हैं जो वाकई में 5-10 साल के लिए कोई शेयर खरीदना चाहते हो, रखना चाहते हो। हाँ, 10-15 साल की व्यू से कोई स्टॉक 10 गुना करना है। वो वीडियो मैंने डाला है अभी, जो ओरिजिनल वाला तो छोड़ दो, उस वीडियो पे 50,000 से ज़्यादा व्यू तो अभी ट्विटर पे हैं। ठीक है, 1000 से ज़्यादा मुझे आंसर आए। चोपड़ा साहब का है। चोपड़ा साहब शायद आई डोंट नो आपने सुना कि नहीं सुना, मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह मैंने एक सवाल पूछा था, ऐसे ही मन में आया कि मतलब अपने मार्केट से पैसे तो बन जाएंगे रोज वाले में, वेल्थ बनानी है तो थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। करेक्ट, कोई तो एक स्टॉक आप ऐसा खरीदो जो ये सोचो कि मैं 10-15 साल रखूँगा और 10-15 गुना करके बेचूंगा। तो मैंने दर्शकों को ये बोला, मैंने आप में से किसी ने कोई ऐसा स्टॉक खरीदा है? सर 1000 से ज़्यादा तो यहाँ पर आगे फेसबुक और इंस्टा के, वो तो मैं गिन नहीं रहा। सोचो, तो ये है हमारा जागरूक दर्शक, एब्सोल्युटली, जो वाकई में और मुझे इस बात की खुशी है। मैं मुझे अफसोस इस बात का, मैं आपके सबके जवाब पढ़ नहीं पा रहा। मैंने कोशिश भी की, मैं पढ़ूंगा, मैंने सोचा नहीं इतने जवाब आएंगे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी कि लोग ये सोच के पैसा लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है, बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा चेंज है जो मुझे दिख रहा है कि वाकई में लोग एक स्टॉक खरीदें। मैं ये नहीं कहता आप 10 के 10 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पड़ रहे हैं, आप सब 10 साल के लिए ले सकते हो, तो कम से कम 1 या 2 स्टॉक पे तो ऐसा व्यू बनाए। क्या कहेंगे सर चोपड़ा साहब? अनिल जी, जितने भी लोग पुराने हैं बाजार में, जिन्होंने पैसा बनाया और देखा जो ताकत है कंपाउंडिंग की, जो मार्केट की, उन्होंने पेशेंस से ही बनाया। और जो जनरली 2, 4, 5 रुपया 10 रुपया ऊपर नीचे करके, मुझे नहीं लगता कि वेल्थ क्रिएशन होती है। छोटा मोटा पैसा बनता है, जितना बनता है मुझे लगता है उतना चला भी जाता है। तो मुझे लगता है मार्केट इस तरीके से डिजाइंड है कि जो पेशेंस के साथ रुकता है उसको रिवॉर्ड करता है। और निश्चित रूप से ऐसी कंपनियां चुने जो फ्यूचरिस्टिक हैं, जिनका लीनिएज अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, डेट नहीं है या कम है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पैसा बनता है मार्केट में और मल्टीपल्स बनते हैं। और हमारे पास देयर आर स्कोर्स ऑफ एग्जांपल्स, आप और हम भी मार्केट में कब से हैं, हम बहुत सारे हमने निवेशक देखे जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया अच्छी कंपनीज में निवेश कर। तो चलिए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, भरोसा रखें, आपके वेल्थ क्रिएशन पर आपको फोकस करना चाहिए, ना कि जिस रेगुलर गेन्स पर। डेज हाई अनिल जी, जो आपका प्रेडिक्शन था वही होते दिख रहा है। 750 निफ्टी और एवरेज ऊपर आएगी, एवरेज ऊपर आएगी दीप, और ऊपर आएगी। हाँ, यहाँ थोड़ी आएगी एवरेज। 25 पॉइंट में तो अब क्या हाई लो बनाएंगे, फिर भी आएगी। वही मैं बोल रहा हूँ, नहीं उसमें ऑलरेडी डेज हाई, बिल्कुल। और 39,520 पर बैंक निफ्टी। 770 के नीचे नहीं आएगा, 765 770 आएगा, 765 770 आना चाहिए। और बैंक निफ्टी आपका बंद आएगा 39,550 के आसपास, ये बंद आना चाहिए। ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। अब से लेकर गुरुवार सुबह 9:15 बजे तक जो मैं फ्री हूँ, उसके लिए हिमांशु जी आपका समय शुरू होता है अब। अनिल जी देखिए, मेरे को आपको जो बताइए वो इस बात के लिए, जब हमारा बाजार खुला सुबह, जब फ्राइडे को जो यूएस सेशन में जिस तरह का सेल ऑफ आया, उसके बाद मैं सुबह आपकी कमेंट्री सुन रहा था, क्योंकि मैं मंडे का ओपनिंग शो करता हूं आपके साथ। तो अनिल जी, मुझे नहीं लगता कि बहुत चंद या कुछ भी लोगों में इतना कॉन्फिडेंस था जिन्होंने ये जो रेंज दी थी 17,150 17,225, आपने बोला कि मैं बाजार नहीं देखता, और वहां से बाजार में खरीदारी करने का बिल्कुल सही समय है। साथ ही साथ आपने ये भी ट्वीट किया कि आने वाले 1 या 2 दिन ये सिर्फ वॉलेटिलिटी को संभालना है और खरीदारी करनी है। आप अनिल जी, हम सबको कांग्रेचुलेट करते हैं, सबको बधाई देते हैं हमारी कॉल्स के लिए। तो मुझे लगा कि ये जो इतनी जबरदस्त आपका एक बाजार पर टेक था, जिससे ना केवल इंडेक्स पर, बल्कि उसके चलते अनिल जी पूरे बाजार का एक व्यू बनता है, कॉन्फिडेंस आता है, चाहे वो निवेशक हो चाहे वो ट्रेडर हो। तो कमाल की कॉल थी अनिल जी वो आपकी, और नजर सबके जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। 2 दिनों में लगभग 500 पॉइंट बाजार ऊपर, तो बहुत बधाई अनिल जी आपको। थैंक यू हिमांशु जी। और मैं जब भी ये मार्केट में बड़ा मुंह आता है ना ऊपर नीचे का, उस दिन मैं आधा घंटा अपना पढ़ने का बढ़ा लेता हूँ। मैंने थोड़ा और पीछे चला, थोड़ा और डिटेल में डेटा देख लो। क्या होता है, एक तो रनिंग मार्केट चल रहा है तो लेवल याद है, किसी पुराने लेवल की तरफ वापस या किसी बड़े लेवल की तरफ बढ़े तो फिर पुराने डेटा 2-3 बार देख लो ना पुराने वाले तक,
तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो वो 17,150 17,225 का जो कॉन्फिडेंस आया था वहीं से आया था। यहाँ रुकना ही है इसको, और दोनों दिन हमने कहा था एग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पे खरीदिए बिल्कुल, और नीचे में 16,900 17,025 आए तो और लेना है। और रेंज में आया था तो जब आया भी था तो आपने बोला था कि लेने का टाइम है। तो कम से कम चलो हिमांशु जी को याद रहा। बाकी अगर किसी ने क्या, अच्छा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि किसी ने नहीं भी लिया, कोई बात नहीं, बेचा नहीं ना तब भी ठीक, तभी बिल्कुल नुकसान नहीं होना वो भी हमारे तो अचीवमेंट है। नहीं तो अगर डर के मारे 1000 पॉइंट डाउ देख के कर देते नुकसान। कभी कभी है ना, शुक्रवार को डाउ गिरता वो अच्छा ही होता है, क्योंकि शनिवार रविवार को छुट्टी होती है। इसलिए बार बार बोलता हूँ मत देखा करो। SGX देखने के लिए रखा है ना कुणाल जी को, वो देखते हैं। कुणाल जी देखेंगे रात को, डाउ को सुलाने के बाद सोते हैं, SGX के उठने के पहले उठ जाते हैं नियमित रूप से। ऐसे ही करते हैं ना कुणाल जी आप? अनिल जी बिल्कुल, अनिल जी डाउ जोन्स को सुला के ही सोता हूँ अनिल जी, लेकिन SGX के उठने से पहले नहीं उठ पाता हूँ अनिल जी। क्यों 6:30 खुलता है ना SGX, उसमें क्या इतना लेट? हाँ अनिल जी बस जब SGX खुल रहा होता है तभी जागता हूँ। तो अनिल जी SGX से मेरा इतना लगाव नहीं है जितना डाउ जोन्स से है। अच्छा, डाउ से ज्यादा। बंसल जी सुबह सुबह वॉक पे ले जाया करें कुणाल जी को उठाकर 5:30 बजे। नहीं अनिल जी, चार्ट कॉर्नर है अनिल जी, चार्ट कॉर्नर है। रात को ये सुला के सोते हैं अनिल जी, और SGX के उठने से पहले अनिल जी मैं उठ जाता हूँ। तो मिलजुल के अनिल जी सारे काम कर रहे हैं हम दोनों। ओके, आधा आधा काम दोनों कर रहे हैं मिलके। दोनों क्या कर रहे हैं? ये सीधा बोलो ना, आधा मैं करता हूँ आधा ही करते हैं। वैसा है, चलिए बढ़िया है। ओके, तो फाइनल क्लोजिंग जो आई है 17,759, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, और 39,536 39,550 के बेहद करीब बंद होते हुए बाजार। आइए बढ़ते आगे। गणेश चतुर्थी के खास मौके पर आज हम आपको बताएंगे ज्वेलरी खरीदारी की पूरी ABCD। कैसे खरीदें, कब खरीदें, और खरीदने के पहले क्या सावधानी बरतें, हॉलमार्क ज्वेलरी की पहचान कैसे करें। तो आइए करिए ज्वेलरी खरीद की एडवांस प्लानिंग जी बिजनेस के साथ। शाम 5:30 बजे कैसे करें प्लानिंग ज्वेलरी शॉपिंग। मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज, ज्वार, इस तरह के जो होते हैं ना, वो कई बीमारियों का इलाज इनमें छुपा हुआ है। अगर आप इन्हें रोजमर्रा के खान पान का हिस्सा बनाएं तो ये आपको होने वाली कई बीमारियों से रोकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी पिछले कुछ दिनों में कहा कि ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मिलेट्स को खान पान का हिस्सा बनाया जाए। वो इसके लिए जन आंदोलन भी चलाना चाहते हैं। और इन फसलों में गेहूं और चावल की तुलना में सोल्यूबल फाइबर ज़्यादा होते हैं, और ये पाचन रोग, गैस, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से लड़ने में करते हैं मदद। शाम 6 बजे आपकी खबर, आपका फायदा में हुई चर्चा आज इसी बात पर। सेहत का राज मोटा अनाज। श्वेता खंडेलवाल होंगी हमारे साथ, हेड न्यूट्रिशन रिसर्च PHFI की, और शिखा अग्रवाल शर्मा जी होंगी, जानी मानी डाइटिशियन और फाउंडर फैट टू स्लिम, और डॉक्टर फारूक इंगले होंगे हमारे साथ, जो कि डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल से। तो इन सब से करेंगे हम आज मुलाकात। सेहत का राज मोटा अनाज, ये हमारे आज की खास। ठीक है दी, आप खाते हो? हाँ आप खाते हो? हाँ। बाजरा भी इसमें आता है क्या? हम बाजरा खाते हैं कभी कभार। बाजरा भी इसी में आता है? हाँ, अरे हाँ, तो मृत्युंजय बैठे ना बताने के लिए। तो मोटे में क्या क्या? रागी आ गया, रागी सर, ज्वार, बाजरा, रागी। बंसल जी आप कौन सा खाते हैं? बंसल जी पक्का खाते हो खाने पीने के मामले में, ये मोटा और जय दूसरे। नहीं अनिल जी, इसका एक बेनिफिट हो रहा है जो आप लोगों को नहीं मालूम है अनिल जी, कि जब आपके घर गेस्ट आता है ना, अगर आपके मोटे अनाज की चपाती उसे खिलाते हो तो 3 चपाती खाने वाला व्यक्ति अनिल जी 1 चपाती खाता है। और रियल एग्जांपल है कुणाल जी। अनिल जी उनको पनीर बहुत पसंद है, जितनी बार भी आते हैं। ये मल्टीग्रेन जो आटे जो है ना, ये वाले रागी और ये जो ज्वार वाला होता है, उसमें उनकी चपाती की अनिल जी खुराक 1/3 हो जाती है। बेनिफिट अनिल जी बहुत है इसका। अच्छा, और अनिल जी इसका एक नुकसान है, जो घर पे काम करता है ना, उसका काम बढ़ जाता है अनिल जी। रागी से ना अपने मतलब कि आपको आटा बड़ा फ्रेश गूंदना पड़ता है अनिल जी। अच्छा, नॉर्मली आप आटे को गूंदे ना तो वो 2 दिन जैसे चल जाता है, मौसम ठीक है। हाँ। यहाँ पे अनिल जी सुबह का आटा शाम तक अनिल जी खराब हो जाता है, तो उसको अनिल जी उसी मात्रा में गूंदना पड़ता है अनिल जी, जो यूज हो पाए। रख नहीं सकते अनिल जी, वो आटा काला हो जाता है। रोटी की अनिल जी नहीं, बंसल जी आपको इस पे ज्यादा बोलने देना ठीक नहीं है। हमारे भी तो घर पे सुनते हैं सब लोग, ऐसा थोड़ी है। उनको लगे बंसल जी तो इतने सारे काम करते हैं, आप लोग तो कुछ करते नहीं हो। ये तो बहुत रिस्की वाला काम है बंसल जी, इतना भी मत बताओ। नॉलेज सारी थोड़ी बहुत अंदर छुपा के, मुझे भी बहुत सारी चीज़ आती है, मैं बताता हूँ क्या सारी की सारी। थोड़ी रखा करो बंसल जी छुपा कर। आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, चोपड़ा साहब, हिमांशु जी, सुमित जी, जय ठक्कर साहब और नितिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
एक बार फिर से आप सबको और हमारे सभी दर्शकों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काफ़ी कल हमारे जैन भाइयों का पर्युषण का भी त्यौहार है, काफ़ी लोग उपवास भी रखेंगे मेरा भी है हाँ बिल्कुल तो इसलिए उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए गुरुवार को आपसे फिर सबसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।